हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एसएफएम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स की आज फर्स्ट क्लास है। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में डेरिवेटिव्स की पूरे यूनिवर्स को आपके सामने रखा जाएगा। यस, ये एक यूनिवर्स है, अपने आप एक बहुत ज्यादा बड़ी दुनिया है। इस दुनिया का एप्लीकेशन फाइनेंस की दुनिया में इतना ज्यादा बड़ा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे मैं कह सकता हूं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर सिलेबस दैट इज वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड इज दिस चैप्टर। ये चैप्टर है डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें करनी है और सच बताऊं तो एक ओवरलैपिंग चैप्टर है ये, यानी एक के बाद एक लेयर खुलती जाएगी। आप कॉन्सेप्ट्स में बहुत डीप जाते जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे कहानी समझनी पड़ेगी और शुरुआत 4-5 क्लासेस तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि कितना और डेप्थ हमको और कितना नीचे तक जा करके चीजों को समझना पड़ेगा। एंड ये कंटिन्यूटी के साथ होता रहेगा। तो आपको सिर्फ एक पहले शुरुआत में एक डिस्क्लेमर है कि प्लीज कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा। पढ़ने का मूड नहीं हो तो मत देखिए इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में भले ही मैं 1 घंटे ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये 1 घंटे में भी मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि आप भी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें। टॉपिक बहुत अमेजिंग है, लाइफ में बहुत काम आएगा और मैं इसको एक अलग अंदाज में इस बार सिखाना चाह रहा हूं। तो वो अलग अंदाज के लिए मुझे आप लोगों से फुल ऑन चाहिए एक सपोर्ट। और वो सपोर्ट क्या है? जितने बच्चे लाइव कर रहे हैं ना, आप लोगों से जब सवाल पूछूं, सवाल के जवाब फटाफट देते रहना। मैं जब जब बोलूंगा चैट में कि अब आपके हिसाब से ये क्या है, तो आप उसके ऊपर में जवाब देते रहना, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? ठीक है सर। ओके ओके ओके, शुरू कर रहे हैं हम लोग अब डेरिवेटिव्स की कहानी। क्लास नंबर 1 स्टार्ट योर। अच्छा, बाय द वे, आज की क्लास में आपको कोई मैट वैट नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज योर नोटबुक एंड अ पेन, या मल्टी कलर पेन यूज करो तो मल्टी कलर पेन, और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ बुद्धि लगानी है, दिमाग लगाना है, और जो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन इससे स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको स्टॉक मार्केट क्या होता है पता है क्या? स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक आइडिया है क्या? क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर आइडिया है तो उसके आगे हम डेरिवेटिव्स के मार्केट्स में भी घुस पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट क्या है एकदम ट्रू सेंस में मैं आपको समझा देता हूं। स्टॉक मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इक्विटी। क्या बोला मैंने? स्टॉक मार्केट इज द सेकेंडरी मार्केट फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इक्विटी। तो यहां पे कई सारी बातें मैंने बोली। एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोला, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में, या मैं उसे सिक्योरिटी भी कह सकता था, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का नाम है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर बोथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर्स। ये बात अलग है कि हम इंडिया में इक्विटी को इक्विटी शेयर से करस्पॉन्ड करते हैं, बट इक्विटी के डेफिनेशन में प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं। सो अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं और आप उसका लेवा बेची करना चाहते हैं, तो एक सेकेंडरी मार्केट है जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। उस सेकेंडरी मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया में जो दो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं वो है एनएसई एंड बीएसई। सबको पता है, हम अपने ट्रेड्स प्राइमरली एनएसई और बीएसई पे ही प्लेस करते हैं। इसके अलावा एक कमोडिटी मार्केट भी होता है। ये तो स्टॉक मार्केट हो गया। फिर एक कमोडिटी मार्केट होता है जहां पे कमोडिटीज का लेवा बेची वगैरह आप कर सकते हैं। कमोडिटीज में जो लेवा बेची होती है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और वहां जाने के लिए आपको डेरिवेटिव्स का कहानी समझ में आना चाहिए। तो कमोडिटी में भी एक्सपोजर क्रिएट हो सकता है, पर वो एक्सपोजर कैसे क्रिएट होता है हम उसके ऊपर में भी आएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। एंड तीसरा मार्केट होता है जिसको हम कहते हैं एफ एंड ओ मार्केट। एफ एंड ओ मार्केट का फुल फॉर्म होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। तो एज रिटेल पार्टिसिपेंट्स हम लोग को जितना स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम है, उसका हमको एक तिहाई एक चौथाई भी नहीं मालूम अबाउट एफएनओ मार्केट एंड अबाउट कमोडिटीज मार्केट। एंड ट्रू सेंस में हमें पता होना भी नहीं चाहिए। अब इसके अलावा आप बोलेंगे सर वी हैव आल्सो हर्ड ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट भी एक मार्केट होता है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की लेवा बेची वगैरह होती है। आजकल थोड़े बहुत ऑप्शंस मिलने लग गए आपको, जहां आप गवर्नमेंट की ट्रेजरीज को खरीद सकते हो, कोई छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अब आजकल थोड़े ऑप्शंस मिलने लग गए, नहीं तो आमतौर पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ये सारे मार्केट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, और इनको बनाया भी गया था रिटेल पार्टिसिपेंट से दूर कि भाई इन लोग का काम यहां नहीं है। डेरिवेटिव्स की शुरुआत भी उसी उद्देश्य से हुई थी, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग डेरिवेटिव्स टू द वर्ल्ड वाज नेवर एवर एवर स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन क्या है? स्पेक्यूलेशन होता है
जहां पे आप कोई सौदा करते हो विद द इंटेंट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। यानी कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसको इनकम टैक्स में स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है? बिकॉज स्पेक्युलेशन का इंटेंट होता है दैट यू वांट टू बाय एंड सेल समथिंग विद द इंटेंट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट व्हाई लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आर नॉट कंसिडर्ड स्पेक्युलेशन? Because your intent is to not make profit out of it, but your intent is to grow your capital, grow your net worth. आप ऐसा समझ लो, आप इनकम डिराइव करना चाहते हो बहुत ही कम समय में सौदेबाजी करके, तो उसे हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं। और अगर आप लंबी अवधि के लिए, लंबे हॉराइजन के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो अपने पैसे को, तो उससे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, आपका कैपिटल बढ़ता है, उसको स्पेक्यूलेशन नहीं कहते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहला लॉन्ग टर्म के लिए होते ही नहीं है। एकदम दिमाग में क्लैरिटी रखेंगे, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। हाँ, आप इसे चाहें तो 1 साल, 1.5 साल का बना सकते हैं, बट आमतौर पे जो रेगुलेटेड स्पेस है उनमें डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बहुत कम कम समय के होते हैं। तो इसमें आप नॉन स्पेक्युलेटिव इंटेंट की तो बात ही मत कीजिए, यहां इंटेंट सिर्फ स्पेक्युलेटिव का ही है। और जब भी मैं एफएनओ मार्केट की बात करूंगा, आप में से जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है ना, वो वायदा बाजार ये वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगा, और वो बोलेगा ओके यहां तो भैया बहुत खेलाबाजी होगा, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना सीख जाएंगे तो हम भी पैसा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर आप उस उद्देश्य से जरा सा भी सोच रहे हैं कि डेरिवेटिव्स हम पढ़ने वाले हैं, तो द आंसर इज नो, हम एकदम नहीं पढ़ेंगे उस उद्देश्य से। अवर इंटेंट एट द वेरी बिगिनिंग हैज टू बी वेरी क्लीन, एंड वो इंटेंट ये होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्यों आया था और इसका सबसे बड़ा यूज केस क्या है। तो डेरिवेटिव्स का सबसे बड़ा यूज केस है हेजिंग में। हेजिंग क्या होता है सर? हेजिंग होता है जहां पे आप अपनी रिस्क को कम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी रिस्क को कम कर रहे हो। इसके ढेरों एग्जांपल्स बन सकते हैं, आपके रियल लाइफ से एग्जांपल बन सकते हैं। आप बाइक पे जाते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, वो भी एक तरह का हेजिंग है। हाँ, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर छोटा सा ही एग्जांपल है, वो हेजिंग है। मम्मी रोटी पका रही है, तो रोटी पकाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग चिमटा कहते हैं, वो भी हेजिंग है। आप चलो, आप बोलेंगे ये एग्जांपल हमको नहीं चलेंगे, हमको थोड़े अच्छे एग्जांपल दो। तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा होगा ना खुद का, अच्छा मम्मी पापा का तो होगा, दैट इज ऑल्सो एन इंश्योरेंस एंड दैट इज ऑल्सो हेजिंग। आप अपने ऊपर आने वाली कोई भी रिस्क को अगर मिटिगेट करना चाहते हो, अगर उसको कम करना चाहते हो, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं हेजिंग। एंड डेरिवेटिव्स इसी वजह से आए थे दुनिया में, और इसका आज भी सबसे बड़ा यूज केस डेरिवेटिव्स का क्या है? इट इज हेजिंग। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, एक अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आपके शुरुआत में ही पल्ले पड़ जाएगा कि हाँ बात आप ठीक बोल रहे हो, डेरिवेटिव्स हेजिंग के लिए ही काम का है। एग्जांपल देता हूं एक बार के लिए, एक ज्वेलरी स्टोर का। किसका एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ज्वेलरी स्टोर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में मैं कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा जो आपको एकदम भी बनाने की जरूरत नहीं है, पर ऑब्वियसली उससे आपका थोड़ा सा लर्निंग बेटर होगा, तो आप लिखना नहीं, देखते रहना। समझो, मान लो टाइटन है। टाइटन एक ज्वेलरी स्टोर है। कई बच्चे बोलेंगे सर घड़ियां बनाता है टाइटन। हाँ, घड़ियां भी बनाता है, पर उसका मेन बिजनेस है ज्वेलरी का। सो टाइटन, तनिष्क नाम सुना है? टाइटन का है। सो टाइटन का मेन काम क्या है? ये ज्वेलरी बनाता है। मान लो टाइटन के पास में एक कस्टमर आया, और वो कस्टमर ने आकर के ऑर्डर दिया 1 kg ऑफ गोल्ड की ज्वेलरी का। ध्यान देना, 1 kg ऑफ गोल्ड की ज्वेलरी का। 1 kg ऑफ गोल्ड का प्राइस तो देखो ऐसे तो फ्लक्चुएट करता है अलग अलग टाइम पे। फॉर सेफ्टी सेक आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ 1 करोड़ रुपीज। एंड ऑल्सो फॉर सेफ्टी सेक मैं यहां पे कोई भी मेकिंग चार्ज वगैरह वो सब इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, डायमंड वायमंड कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि वो गोल्ड ज्वेलरी में सिर्फ गोल्ड ही है कंपोनेंट। एक बार इजी हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है 1 किलो की ज्वेलरी बन रही है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, मान लो हमने समय लिया है 2 महीने का। टाइटन ने बोला 2 मंथ्स लगेगा सर आपकी ये जो आपकी ज्वेलरी है इसको कस्टमाइज करके आपको डिलीवर करने में, तो 2 मंथ्स का समय लगेगा। उस दिन जो भी गोल्ड का रेट होगा वो रेट हम आपके ऊपर अप्लाई कर देंगे।
उस दिन जो भी रेट होगा गोल्ड का वो हम आपके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और ये कस्टमर को ये बात पसंद नहीं आ रही। कस्टमर ये कह रहा है कि देखो साहब, मैं आपसे इतना महंगा चीज खरीद रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी ले रहा हूं, अगर 2 महीने बाद ऐसा हो जाए कि गोल्ड का दाम 30% बढ़ जाए, 30% गोल्ड का दाम बढ़ जाए, तो मुझे तो 1.3 CR चुकाना पड़ जाएगा। लॉजिकल बात, एकदम लॉजिकल चल रहा है यहां तक कि टाइटन बेचने बैठा है ज्वेलरी, कस्टमर खरीदने बैठा है ज्वेलरी, 1 किलो गोल्ड का मान लो 1 करोड़ रुपया दाम है। कस्टमर ठीक कह रहा है, 2 महीने में क्या हो जाएगा किसको मालूम। अगर ये 30% यहां से बढ़ गया और गोल्ड 1 करोड़ का 1.3 करोड़ हो गया, तो इसको तो चुकाना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये कस्टमर का एक नीड आया है और ये कस्टमर ये कहता है कि आप आज ही रेट को फ्रीज कर दीजिए। नाउ दिस इज समथिंग जो आपके मॉम डैड ऑलरेडी जानते हैं ये सब आइटम। आप एक बार ना आज की क्लास के बाद में ना अपने मम्मी पापा से पूछना कि क्या इस तरह से पॉसिबल होता है क्या कि आपने आज ज्वेलरी का डिजाइन देखा, ज्वेलरी आपको आगे मिलने वाली है फ्यूचर में, और फ्यूचर में ही इसकी पेमेंट भी होगी, लेकिन रेट आज फ्रीज कर दिया आपने। मम्मी पापा से पूछना, या अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक बार चैट में डाल देना, ऐसा होता है, पॉसिबल है। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी रेट आपको फ्रीज करना है आप आज कर दो प्लीज, मेरे को फ्यूचर में अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए। अब ये जो अनसर्टेनिटी है उसी को तो हम रिस्क कहते हैं ना। ये कस्टमर के एंड पे भी रिस्क है और टाइटन के एंड पे भी रिस्क है। टाइटन को इसलिए रिस्क है कि कल को यार दाम ज्यादा बढ़ गया, ये कस्टमर मना कर दिया तो प्रॉब्लम है। तो टाइटन भी अंदर ही अंदर ये चाहता है कि यार मैं इसको ना रेट एक फिक्स करके दे दूं, पर भैया गोल्ड टाइटन खुद बनाता नहीं है, गोल्ड तो इंडिया में इंपोर्ट होता है और फिर टाइटन उसको खरीदता है गवर्नमेंट से। तो यार इसके बस का भी बात नहीं है कि हम बना के दे देंगे, भाई ये पीछे से आएगा, जो दाम लग करके आएगा आएगा, आप क्या कर सकते हो। तो दिस इज द मोमेंट वेयर यू गेट टू नो द व्हाई बिटवीन डेरिवेटिव्स या व्हाई बिहाइंड डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो डेरिवेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ी वो आपके सामने रखता हूं। मान लो यही टाइटन चला जाता है एक गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग या फिर गोल्ड माइनिंग कंपनी के पास में। एक बार के लिए कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं जो कि एबी लिमिटेड है, एबी गोल्ड लिमिटेड, ठीक है। मान लो टाइटन इसी से गोल्ड सारा अक्वायर करता है, एबी गोल्ड लिमिटेड। तो ये एबी गोल्ड लिमिटेड के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ही कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात लिखी रहेगी समझना। ये कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है, एक पार्टी है टाइटन और एक पार्टी है एबी गोल्ड। टाइटन जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहा है उस पर लिखा हुआ है आई अग्री टू बाय 1 kg गोल्ड एट द रेट, जो भी रेट डिसाइड हो जाएगा, आफ्टर 2 months। और एबी गोल्ड जो है उसके अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एबी गोल्ड के अग्रीमेंट में लिखा हुआ है आई अग्री टू सेल 1 kg गोल्ड एट द रेट रुपीज समथिंग, जो डिसाइड हो जाएगा आज, आफ्टर 2 months। इन अग्रीमेंट्स में ध्यान देना, एक जन ने बोला मैं खरीदूंगा और एक जन ने बोला मैं बेचूंगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आज हो नहीं रहा है। आपने अग्रीमेंट आज साइन किया पर ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होगा दोस्तों, लिखा है 2 महीने बाद होगा जो होगा, लेकिन इसकी रेट कब डिटरमाइन हो गई, रेट यहां डिटरमाइन हो गई। एक बार के लिए मान लेते हैं कि रेट डिटरमाइन हुआ है 1.03 करोड़, 1.03 करोड़ मान लो रेट डिटरमाइन हुआ है। आप पहला क्वेश्चन तो ये उठा सकते हैं कि सर बाजार में अगर ये 1 करोड़ का बिक रहा है तो 1.03 करोड़ क्यों चार्ज किया जा रहा है इस पे। तो भाई ये चार्ज हो रहा है, इसके पीछे का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस करेंगे पॉसिबली इन द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। मैं आपको इसका जवाब एकदम दूंगा कि क्यों 1 करोड़ पे इसका कोटेशन नहीं आ रहा है। आज अगर आप बाजार में खरीदने जाएं गोल्ड 1 kg तो 1 करोड़ में आ जाएगा, पर जब ये अग्रीमेंट हो रहा है तो इस अग्रीमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा या इससे कम भी अमाउंट मेंशन हो सकती है।
1 करोड़ भी हो सकती है, मना ही नहीं है, पर मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं ज्यादा, क्योंकि आमतौर पे ज्यादा ही रेट लेते हैं। अब ये अग्रीमेंट अवेलेबल है टाइटन के लिए करने को। टाइटन चाहे तो ये अग्रीमेंट कर सकता है विथ एबी गोल्ड। ये कस्टमर के पास आएगा और कस्टमर के आकर के सीधा, जैसे ही कस्टमर बोलेगा कि सर मुझे आज नहीं खरीदना ये गोल्ड, मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, तो अगर वो आज ही गोल्ड का पैसा देता तो हम उससे 1 CR ले लेते, पर क्योंकि वो 2 मंथ्स बाद लेगा तो हम इसको बोलेंगे आप 1.03 CR में अपनी रेट को फ्रीज करवा लीजिए। रेट फ्रीज सेम रेट पे नहीं होगी, रेट फ्रीज दूसरी रेट पे होगी जिस रेट पे हमने अग्रीमेंट किया हुआ है। अब इससे फायदा क्या हुआ समझो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। पर इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ही टाइटन की इतनी हिम्मत आई चला के बोलने की कि हाँ साहब 1.03 CR में डन करो डील को। अगर ये अग्रीमेंट होता ही नहीं तो टाइटन भी डर में रहता भाई, टाइटन भी डर में रहता कि अगर मैं इसको बोल दूं हाँ 1.03 दे दो, लेकिन मेरा पीछे कोई बैकअप नहीं है और सच में गोल्ड 1.4 CR हो जाता तो टाइटन का नुकसान होता कि नहीं होता। सोचो सोचो एक बार इस बारे में कि मान लो आप टाइटन के ओनर हो, मैं कस्टमर हूं, आपने मेरे को बोला आज गोल्ड है 1 करोड़ का, मैं बोला ठीक है, फिर आपने बोला लेकिन आप पैसे 2 महीने बाद दोगे तो आपको लगेगा 1.03 CR, मैंने बोला ठीक है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने पीछे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो आप रिस्क में हो अभी भी। अरे भाई 1 करोड़ में बेचो या 1.03 में बेचो, आपकी रिस्क पूरी की पूरी खुली है। अब वो गोल्ड कहीं पे भी जा सकता है, भगवान करे कि गोल्ड नीचे चला जाए, सस्ता हो जाए, 90 लाख हो जाए तो आपको फायदा होगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि वही गोल्ड 1.4 CR हो जाए, 1.3 CR हो जाए। तो आप जब भी किसी को कमिट करोगे तो आप भी पीछे से रेट फ्रीज करना चाहोगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोना खरीदने कभी भी जाएंगे ना, यू वुड फाइंड कि उनकी रेट ना बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती है। सोने में भी ऐसा होता है कि अगर आपने 2 घंटे पहले पूछा था दुकान पे क्या रेट चल रहा है, तो 2 घंटे बाद दूसरी रेट हो जाती है। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद द मार्केट। क्या रेट चल रहा है पीछे से सपोर्ट आता है कि भाई ये रेट चल रहा है, उसके हिसाब से जो उनका मार्कअप होता है वो मार्कअप कोट करके आपको बता देते हैं। इस सवाल में मैंने मार्कअप इंट्रोड्यूस नहीं किया, मार्कअप भी हो सकता है इसके ऊपर, पर आप सिचुएशन समझ लो कि कस्टमर को एक फिक्स रेट देने के लिए हमको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पहला, इसके पीछे का वाई समझ में आ रहा है क्या? दूसरी बात, ये वाई सिर्फ एक कस्टमर के लिए नहीं हो रहा है, थिंक फॉर द एंटायर बिजनेस ऑफ टाइटन। उसको ऐसे कितने सौदे करने पड़ते हैं, जस्ट थिंक ऑफ इट। सोचिए इस बारे में, थोड़ा अक्ल लगाइए, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार बहुत तगड़ी बात है ये। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए प्लीज। हाँ, आपने डिसाइड किया आपको CFA करना है। CFA लेवल 1 की मान लो एक बार के लिए फीस लग रही है आपकी $1600। कितनी लग रही है? $1600। पर आपको ये फीस 6 महीने बाद भरनी है, पढ़ाई आप शुरू कर चुके हो। एक बार के लिए मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूं, रेट है $100 की, $100। मैं ऐसे ही रेट कुछ भी रैंडम लेता हूं, ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं देखता करंट रेट क्या चल रहा है, बहुत इजी हो जाती है इससे लाइफ। सो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो आपका टोटल 1,60,000 का एक्सपोजर वैल्यू है आज के हिसाब से। ये आज की रेट है, टुडेज रेट। आपने बोला ठीक है 1,60,000 खर्चा होगा, पापा से बात की, पापा ने बोला ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं, तेरे को CFA करने का मन है, मैं करवा दूंगा। 6 महीने बाद सिचुएशन ये हो गई कि $150 हो गया। सर ऐसा मत बोलिए हो तो सकता ही है ना यार, $150 हो गया। तो जनाब ये जो 1,60,000 आप बोल रहे थे ना, वो अब बढ़ करके हो जाएगा ₹2,40,000। इमेजिन कीजिए सिचुएशन को कि आपको $1,600 देना, तो आपको $1,600 ही था, पर क्योंकि अंडरलाइंग रेट चेंज हो गई तो आपकी तो बैंड ही बज गई। अब जस्ट सोचो, मतलब अगर आपको इमोशनली सोचना है तो पापा के पास किस मुंह से जाओगे ये बोलने को कि पापा आप 80,000 और ज्यादा दीजिए। पापा के पास जाने से, ऑल्दो पापा डेरिवेटिव मार्केट वगैरह नहीं जानते होंगे शायद, पर फिर भी वो यही बोलेंगे तू पहले से अरेंज नहीं कर सकता था क्या? एग्जैक्टली, पहले से अरेंज नहीं कर सकता था क्या?
ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर कोई चाहता है कि यार हमारी रिस्क कम से कम हो जाए। रिस्क कम से कम करने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको, मतलब एक क्या बोलूं मैं, बेनिफिट फॉरगो करना पड़ता है, एक जगह कमिट करना पड़ता है, ये सारा काम करना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपकी रिस्क कम हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए आप, लाइफ इंश्योरेंस का या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भर रहे हैं। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस है तो आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वो पैसे कभी नहीं आने वापस। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका टर्म इंश्योरेंस लैप्स हो जाए, आप जी जाए 100 साल, कंपनी बोले भाई अब तो तू जी गया, अब तो तेरे को कुछ नहीं देंगे, भगवान करे ऐसा हो। लेकिन आप जो प्रीमियम भर रहे हो वो आप एक रिस्क को हटाने के लिए या कम करने के लिए कर रहे हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस में पैसे भर रहे हो 20-30 हजार रुपए हर साल, इस उम्मीद में कि कल को कोई हॉस्पिटल का पंगा हो गया तो ये लोग पैसे दे देंगे, अपना नहीं लगेगा। पर आप ये 10 साल से भरते जा रहे हो और 10 साल में आपकी कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई ना, भगवान ना करे आगे भी हो, तो आप सिर्फ भरते जा रहे हो, छोटा छोटा नुकसान हो रहा है आपको। पर उससे लाइफ कितनी इजी है सोच रहे हो? उससे लाइफ इतनी इजी है कि रिस्क नहीं है, टेंशन नहीं है, झमेला नहीं है। आपने अपनी रिस्क को किसी और को पकड़ा के रखा है कि भाई ये रिस्क तुम्हारी, मैं बीमार पड़ा तो तुम रोओगे, मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैं बीमार पड़ा मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, तुम पैसे भरना। तो ये पूरा एक ऑर्डर है जिस हिसाब से ये दुनिया चलती है। एंड आप अपनी रिस्क को किसी और के सर पे डाल सकते हो। अब यहां इस रिस्क को किसी और के सर पे डालना है तो कैसे पॉसिबल है? वेरी सिंपल, गो टू योर बैंक। आप अपनी बैंक के पास जाइए और बैंक को बोलिए कि मुझे 6 मंथ्स के बाद डॉलर्स चाहिए। तो आप बैंक के साथ एक करार कर रहे हो जिसमें यू आर अग्रीइंग टू बाय $1600 आफ्टर 6 मंथ्स एट द रेट, बस जो रेट है ना वो बैंक वाले को बोला आप भर देना, मैं अग्रीमेंट लेकर के आया हूं। और बैंक वाले के अग्रीमेंट में लिखा हुआ है अग्री टू सेल $1600 आफ्टर 6 मंथ्स एट द रेट, ये लो इनके पास में भी रेट लिखी हुई है, बस ये रेट भरनी है, साइन करना है। ऐसे कोई साइन होता नहीं है, बट हाँ ये मान लो ऐसा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के साइनिंग ही बाकी है सिर्फ। तो बैंक वाले ने बोला सर आज की रेट चल रही है $100 ना, तो हम आपसे 105 करके लेंगे, सो रेट विल बी 105। तो आपकी फट से कैलकुलेशन बैठी 1600 इंटू 105, करेक्ट, यही तो आपकी कैलकुलेशन है। 1600 इंटू 105 कितना होता है यार ये दोस्तों? कितना होता है ये? 1600 इंटू 1.05, सॉरी 105, ये हो गया 16,80,000। तो पापा को तुम, सॉरी 1,68,000, माई बैड माई बैड, 1,68,000, क्लियर? तो पापा को आप 160 बोल रहे थे, उसके जगह 168 भी बोलोगे, लेकिन फिक्स बोल दोगे कि 168 ही लगेगा, तो पापा को वो भी मंजूर है। पर एकदम से तुम 160 या 240 बोल दिया तो पापा भी टेंशन में आ जाएंगे, बोले ये क्या बोलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी रिस्क को कम करना चाहते हैं, पर इस रिस्क को कम करने का एक हल्का सा प्रीमियम है जो आपको देना पड़ा। एक और फ्लिप साइड है इसका, अगर 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 ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, रेट 90 रुपीज पर डॉलर हो जाए ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बैंक के साथ जो अग्रीमेंट हुआ आपको उसको अदा करना पड़ेगा। यानी ये 90 होने पे इसका खर्चा होना चाहिए था 1,44,000, अनफॉर्चुनेटली आपने क्योंकि बैंक के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया तो आपका वो अग्रीमेंट आपको अदा करना पड़ेगा, आपका खर्चा 1,68,000 पे फ्रीज हो जाएगा। मुझे पता आपके अंदर अब वो क्यूरियोसिटी भी आ गई कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा सर, हमको कुछ ऐसा हिसाब बताओ कि अगर कम हुआ तो हमको फायदा होगा, ज्यादा में हम नुकसान है, ठीक है कोई बात नहीं, तो नुकसान आप पास कर दो, पर अगर मेरे को कोई फायदा होगा तो वो मेरे को मिलना चाहिए। अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, डेरिवेटिव्स में ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ये भी काम करके दे देंगे आपको। अभी चैप्टर शुरू हुआ है, अभी मैं सिर्फ इसका यूज केस समझा रहा हूं आपको कि ये चीज क्या है, कैसे वर्क करता है, अभी उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। ये चीज क्या है प्लीज समझते जाइए। क्या आप इस तरह से अग्री टू बाय, अग्री टू सेल अग्रीमेंट कर सकते हैं? हाँ एकदम कर सकते हैं।
इस तरह के सारे अग्रीमेंट्स को हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, चलो पहले ये एकदम क्लैरिटी आ गया, टाइटन वाला एग्जांपल दिया। कई लोगों के लिए टाइटन ओवर द टॉप चला गया होगा, तो आपके लिए सीएफए वाला एग्जांपल दिया ताकि आपको खुद को एकदम जम जाए कि हाँ भाई ये एकदम सही है ना। चलो, डेरिवेटिव्स क्या होता है वो हम एक बार लिखना चाहेंगे। ठीक है, ये सब नोट्स में हटा नहीं रहा, क्लास नोट्स में रहेंगे, आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम नोट लिख लेते हैं। प्लीज लिखिए, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। लिखिए प्लीज। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कम से कम आपको लिखाऊं। ठीक है, लिखिए, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, a financial instrument whose value is derived from the value of an underlying asset। अभी ये डेफिनेशन समझने से आप बहुत दूर हो, अभी आप ये समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू की बात छेड़ नहीं सकते हम। अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं वैल्यू की बात छेड़ दूं और आपको समझा दूं वैल्यू कैसे बना। हम वैल्यू पे नहीं जा रहे हैं अभी के लिए, सिर्फ इतना समझिए ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो वैल्यू इसकी है वो किसी और एसेट पे डिपेंड करती है। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्टॉक, इट कैन बी एन इंडेक्स, इट कैन बी अ कमोडिटी, इट कैन बी फॉरेन करेंसी। कोई भी चीज के ऊपर में ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल्स जो आपने दिए वो एकदम फिट होते हैं इस पे। जब आप यहां पे ये बेटिंग कर रहे थे तो ये बेटिंग में किसकी वैल्यू से पता चल रहा था कि हमको फायदा हुआ नुकसान हुआ वो सब? तो वो डॉलर पे पता चल रहा था, या रूपी डॉलर के आपसी रिलेशनशिप से पता चल रहा था। तो रूपी बाई डॉलर जो था वो एक फॉरेन करेंसी कोटेशन था। तो वो फॉरेन करेंसी कोटेशन पे आपने अग्रीमेंट किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। दूसरा, यहां पे हमने किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया? यहां पे हमने गोल्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड क्या है सर? गोल्ड इज अ कमोडिटी। तो आप कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स या फॉरेन करेंसी किसी के ऊपर में भी ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए यहां पे स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन करेंसी, एक्सेट्रा। A financial instrument whose value is derived from the value of an underlying asset। वो underlying asset एक स्टॉक हो सकता है, एक इंडेक्स हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फॉरेन करेंसी भी हो सकता है। लिखा आपने यहां तक? लिखा आपने यहां तक? डेरिवेटिव्स के बारे में हमने बस एक डेफिनेशन लिखा है। अभी ये डेफिनेशन हम नहीं समझ सकते, पर जैसे वेब सीरीज में होता है ना, फर्स्ट एपिसोड में कोई एक चीज दिखा देता है, फिर फोर्थ एपिसोड में जाके दिखाता है, देख हमने तो दिखाया था तुमको पहले। वैसे ये होने वाला है। मैं इस डेफिनेशन पे आऊंगा बाद में, ठीक है? जब मैं वैल्यूएशन के बारे में चर्चा शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा, देखिए ये सब तुमको बताया हुआ है मेरा, करेक्ट? बट अभी हम वैल्यूएशन की बात एकदम नहीं कर रहे। अभी हम पहले तो ये समझना चाह रहे हैं डेरिवेटिव्स है क्या। ठीक है, तो आओ लिखो आप, पर्पस ऑफ डेरिवेटिव। Purpose of derivatives. Number one, purpose of derivatives. Number one,
रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। लॉकिंग प्राइस, हेजिंग एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, ये सारा काम हम डेरिवेटिव से कर सकते हैं। दूसरा जो हम सबको लगता है कि डेरिवेटिव से हमको करना चाहिए वो है स्पेकुलेशन। मेरा ऐसा मानना नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पे एक डिस्क्लेमर लिख दो आप, एज पर सेबी 90% of speculators end up in losses. As a good faculty, as a good mentor, मैं ये हमेशा लिखाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है डेरिवेटिव सीखने के बाद में आप में से कई लोग एज ट्रेडर्स अपनी किस्मत आजमाओगे, कोई ना कोई लेवल पे, कोई ना कोई जिंदगी के मोड़ पे आप ये सोचोगे कि एफएनओ करके हम पैसे कमा लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये क्या लिखा, क्या ये लिखा गारंटीड पैसा नहीं बनेगा? नहीं, पर मैंने लिखा 90% स्पेकुलेटर्स पैसे नहीं बनाएंगे। ये सेबी का एकदम नियम से आया हुआ डेटा है। कई स्टॉक मार्केट के जो एप्स होते हैं उनमें आपको ये शुरुआत में एक डिस्क्लेमर ही मिल जाता है कि भैया 90% लोग पैसे नहीं कमाते हैं इन एफएनओ सेगमेंट। एफएनओ का सेगमेंट का बेसिकली मतलब डेरिवेटिव्स हो गया। तो यहाँ पे सच में पैसे बनाने डिफिकल्ट है, हालांकि लोग स्पेकुलेशन करते हैं यहाँ पे। इसी वजह से डेरिवेटिव मार्केट में हद से ज्यादा वॉल्यूम है। इंडिया का सबसे ज्यादा हाईली ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट है इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव मार्केट बड़ा इंडिया का है, वन ऑफ द बिगेस्ट। क्यों? कि भैया हर कोई कर रहा है, ये एकदम ड्रीम 11 चल रहा है, करेक्ट। एंड थर्ड पॉइंट है आर्बिट्राज। थर्ड पॉइंट है आर्बिट्राज। तो आप तीन काम कर सकते हैं। नंबर वन, आप अपनी रिस्क को लॉक कर सकते हैं, यानी रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप लॉक करते हैं तो आप अपनी रिस्क को एलिमिनेट कर देते हैं। या फिर आप अपने एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं। हेज पार्शियल हो सकता है, फुल हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है। तो आप अपनी रिस्क को बस कम कर रहे हो। स्पेकुलेशन होता है जहां आप जानबूझ करके रिस्क ले रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। और आर्बिट्राज होता है रिस्क लेस प्रॉफिट। क्या होता है ये? रिस्क लेस profit by targeting inefficiency. By targeting inefficiency. मैं हेजर, स्पेक्युलेटर और आर्बिट्राजर, इन तीनों की सिचुएशन को बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता हूं आपको। इसके लिए बस पतंगबाजी आनी चाहिए आपको। पतंग उड़ाई है आपने जिंदगी में कभी? सर उड़ाई है, किसी से उड़ती नहीं है तो देखता तो है कम से कम पतंग उड़ाते हुए। पतंग उड़ाने वाले ना तीन तरह के लोग होते हैं, गौर कीजिएगा जरा। पहला, जो पतंग उड़ाता है और उड़ा करके साइड में ले जाता है। वो कोई भी आसपास पतंग आए ना तो उसको मंजूर नहीं है, वो साइड ले जाता है। वो आदमी को जीवन में रिस्क नहीं चाहिए। वो बोलता है बड़ी मुश्किल से उड़ाई है, लिमिटेड पतंग है अपने पास, मेरा पतंग कोई आके काटे नहीं, मेरे को यही चाहिए। उस तरह का जो पतंगबाज होता है ना, वो होता है हेजर। हेजर मतलब हेज करके रखता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, डरपोक टाइप का आदमी है, बोल सकते हो आप ये। फिर आता है दूसरा टाइप का। दूसरा टाइप का आदमी होता है जो सबसे पहले अपनी पतंग उड़ाएगा और पतंग उड़ा करके सबसे पहले पेच लड़ाना शुरू करेगा, किसी और की पतंग के करीब जाएगा, जाके उसका काटना शुरू करेगा पतंग को, है ना। काई पोचे बोल लो, बॉयकाटा बोल लो, जो भी बोल लो आप, वो चेष्टा करेगा कि इसका काटे हम। और पतंग काटने में तो आपको पता ही है कि डोर है भैया, पता नहीं चलता है उसकी कटी कि अपनी कटी। तो ऐसे में वो भरपूर रिस्क ले रहा है। वो जो जाग रहा है काम करने, उसमें उसकी भी पतंग का नुकसान हो सकता है, पर फिर भी चार में भैया मजा है, मजा आ रहा है, तो वो जाता है और वो ट्राई करता है कि दूसरे की पतंग तोड़े, काटे, जो भी बोल लो आप। उसमें खुद का नुकसान हो सकता है, तो वो चला के रिस्क ले रहा है। उसका प्रॉफिट या उसका लॉस, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो होता है स्पेक्यूलेटर।
तो आप सोचेंगे दो पोजीशन तो कवर हो गई, दोनों ही कवर हो गए, ये तीसरा आदमी कौन है? तो तीसरा आदमी है वो जिसके पास पैसे वैसे नहीं है पतंग खरीदने के, मांझा खरीदने का। ये वो आदमी है जो सड़क पे बैठा है और वेट कर रहा है किसी पतंग के कटने का। जहां पतंग कटी वो दौड़ के जाएगा, उस पतंग को पकड़ लेगा। कहीं मांझा आया उड़ता हुआ, मांझे को लपेट लेगा, और वो अपने पास जो भी थोड़ी बहुत पतंग या मांझा इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे ऐसे ही इकट्ठा करता है। किसी की गलती पे जाकर के वो गलती देखेगा जहां पे कि ये गलती है, या कुछ हुआ ऐसा मार्केट में जहां पे और कोई आया नहीं, तो वो फटाक से जाएगा और मार्केट से खींच करके ले आएगा। ये काम करने में ना पतंग लगा, ना मांझा लगा, ना कुछ लगा, ना रिस्क लगा, ना इन्वेस्टमेंट लगा। इस तरह के लोग होते हैं आर्बिट्राजर। अब आप कहेंगे आर्बिट्राज यार ये समझ में नहीं आया, रियल लाइफ में होता है क्या? हाँ, रियल लाइफ में हो सकता है ऐसा। समझिएगा रियल लाइफ में कैसे होता है आर्बिट्राज, समझिए। बहुत सिंपल सा केस है। आप सब्जी मार्केट में गए, एक ऐसी सब्जी मार्केट है जहां पे कोई भी फार्मर आकर के अपने सब्जी का ठेला लगा सकता है। वहां बेचने की आजादी है, खरीदने की आजादी है। ऐसी हो ही सकती है। हम आमतौर पे ऐसी को मंडी कहते हैं, मंडी। ठीक है, तो एक मंडी है, आप वहां जाके कोई चीज खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो, और बेचना चाहते हो तो बेच भी सकते हो। तो एक बार एग्जाम्पल सुनना। हाँ, उस मंडी में बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। तो एक है लेन 1 और एक है लेन 10। लेन 1 में टमाटर का भाव चल रहा है 20 रुपए kg। लेन 2 में टमाटर का भाव चल रहा है 26 रुपीज kg। ध्यान देना, लेन 1 में टमाटर का भाव चल रहा है 20 रुपीज kg, लेन 2 में टमाटर का भाव चल रहा है 26 रुपीज kg। आप चाहें तो इधर में खरीदारी भी कर सकते हैं और बिकवाली भी कर सकते हैं। यू कैन बी ए बायर, यू कैन बी ए सेलर, एज यू वांट। तो आप ऐसे ही लफंगाई करते करते पहुंच गए और पहली लेन में ऐसे ही पूछ ले टमाटर क्या भाव, बोला 20 रुपया, ठीक है। आगे गए, लेन 10 में पहुंचे, बोले टमाटर क्या भाव, बोले 26 रुपया। आपके अंदर का बनिया जाग गया, तो क्या बात कर रहा है, वहां 20 या 26, ये तो चलेगा नहीं। ये तो इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी होता है जहां पे एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट खुद से डिराइव नहीं कर पाया है। कोई ऐसा कारण हुआ है कि मार्केट एक सिंगल प्राइस पे आया नहीं, तो आपको बुद्धि दौड़ जाएगी। आप लेन 10 में हो, आप लेन 10 में जाकर के बोलोगे ए भाई 26 रुपए में वचन देते हो तुम, बोला हाँ वचन दे देंगे। बट ठीक है, एक अग्रीमेंट करो जिसमें आप अग्री करोगे टू सेल 1000 kg ऑफ टोमेटो at the rate 26 rupees per kg in 1 hour। आपने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट करना? एकदम पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। आप यहां कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही साइन किए, आप गए लेन 1 में, लेन 1 में जाके बोला ये भाव क्या है तुम्हारा, दौड़ते दौड़ते गए ना, तो हफ्ते हफ्ते बोल रहे हैं भाव क्या तुम्हारा, वो बोल रहा है अभी भी 20 रुपए ही है, अभी तो थोड़ी देर पहले तो पूछो तुम। बट ठीक है 20 रुपए है ना, चल आई अग्री टू बाय, I agree to buy how many? 1000 kg of tomato at the rate rupees 20 per kg। क्या पैसा लगा कुछ भी जेब से? नहीं, पैसे से सिर्फ एक पेन निकाला और साइन कर दिया दोनों एग्रीमेंट पे। और ये भी कितनी देर में? इन 1 hour। जैसे ये ऑर्डर किया तो ये बोला कहां भिजवाना बता, बोले लेन में बताता है, एड्रेस बताता है, एड्रेस बताया लेन 10 का। लेन 10 में जैसे ही टोमेटोज डिलीवर हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट भी अदा हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी अदा हो गया। भाई यहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर होते ही तो ये मानेगा कि मेरा काम भी हो गया, और वो भी मानेगा कि हाँ मेरे को मिल गया। तो वो अपने को दे देगा 26,000 रुपीज, ले जाओ ले जाओ। और यहां पे अपने को चुकाने होंगे 20,000 रुपीज। क्या अपने को इमीडिएटली 6,000 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, सोच के बताओ। इसको हम कह रहे हैं आर्बिट्राज गेन। 1 रुपया जेब से नहीं लगा और रिस्क भी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन करने के पहले ही हमको पता था हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, क्या आपको आर्बिट्राज समझ में आया? आर्बिट्राज क्या होता है? यस या नो लिख दीजिएगा प्लीज। वेट कर रहा हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट के लिए वेट कर रहा हूं कि क्या आपको आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है ये।
बोलो बोलो बोलो। बच्चे बोल रहे हैं यस सर, समझ में आया। अब इसी को फर्दर लेके जा रहा हूं मैं, एग्जांपल और आगे लेके जा रहा हूं, कस रहा हूं थोड़ा एग्जांपल को। अब मेरी बात सुनना। लेन वन में क्या हुआ ना, लेन वन में अचानक से 1000 kg उठ गया टमाटर। तो जैसे इतना ज्यादा जोर से डिमांड आया ना, तो लेन वन में अचानक से प्राइस चेंज हो गया। आपका अग्रीमेंट होने के बाद प्राइस चेंज होकर के 22 रुपीज पर केजी हो चुका है। आप लेन वन में ही खड़े थे, फिर बोले हमको और 1000 kg चाहिए, तो बोला 22 रुपया लगेगा। आप बोले 22 लगेगा, ठीक है तुमको फोन पे बता देते हैं। बोला हाँ फोन पे बता देना। आप वहां से चल करके गए लेन 10 में। लेन 10 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां पे अब 1000 kg आप सप्लाई कर चुके हो, तो वहां पे भी रेट टूट गई। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो रेट टूट गई। वहां पे रेट हो गई 25 रुपीज पर केजी। आप बोले कि ये लोग अभी भी सीख नहीं रहा है, अभी भी सेम प्राइस हुआ नहीं। भाई एक मार्केट में बैठा है, एक लोकेशन पे बैठा है, दो अलग अलग प्राइस कैसे चल सकता है टमाटर का। तो आपने बोला मेरे को और एक कॉन्ट्रैक्ट करने का है। वो बोला ठीक है पेपर निकाल। तो आपने पेपर पे अग्रीमेंट किया। अब की बार वाले अग्रीमेंट में भी वही बातें लिखाई। अग्री टू सेल 1000 kg ऑफ टमाटर एट अ प्राइस, क्या हो गया, प्राइस हो गया 25 रुपए, 25 रुपीज पर केजी इन 1 आवर। अगला बोला लेके आओ। और यहां पे आकर के आपने वापस कर दिया अग्री टू सेल, सॉरी बाय, अग्री टू बाय 1000 kg ऑफ टोमेटो एट ₹22 पर केजी इन 1 आवर। तो आप फ्यूचर की बातें कर रहे हो। क्वांटिटी डिफाइंड है, रेट डिफाइंड है, और फ्यूचर में होगा जो होगा। 1 घंटे बाद में आपके पास आ गए इतने टमाटर, वापस भेज दिए। आपको पता है यहां पे भी आप पैसे बना लिए। आपका यहाँ पे कितना पैसा बना, लास्ट टाइम बना था 6000 रुपया, इस बार बनेगा 3000 रुपया। कैसे, यू गॉट 25,000 ईयर एंड यू पेड 22,000 ईयर, सो डिफरेंस इज 3000 रुपीज। दैट इज योर आर्बिट्राज गेन। अगेन गेन हो गया, एक बार फिर से गेन हो गया दोस्तों। अब बात आती है कि अब क्या होगा। तो भैया ये कहानी अभी आपने 2 बार कर दी ना, तो अब मार्केट और थोड़ा सुधर गया। मार्केट में इनएफिशिएंसी और कम हो गई। अब यहां पे रेट हो गई है 24 रुपए kg, 24 रुपीज kg की रेट हो गई, नई रेट है। और उधर में भी रेट हो गई 24 रुपीज kg की। दोनों जगह जैसे ही 24 रुपए की रेट हो गई, अब क्या मार्केट में इनएफिशिएंसी प्रेजेंट है? द आंसर इज नो। यानी कि इट इज गुड टाइम टू गो होम। यू मेड गुड मनी। 9000 रुपए आपने आर्बिट्राज का गेन किया, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क। वेरी गुड। अब टमाटर में तो इनएफिशिएंसी खत्म हो गई। या तो किसी और सब्जी को पकड़ो, या फिर में, वैसे टमाटर फल होता है शायद, है ना, जो भी है, तो या तो किसी और सब्जी को पकड़ो या दूसरी सब्जी मंडी को पकड़ो। समझो ये बात। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप क्या काम कर सकते हो। अब मुझे पता है जैसे ही मैंने ये एग्जांपल छेड़ा ना, कई लोगों के माइंड में आएगा कि यार गोल्ड में कर लेंगे अपने ये काम। गोल्ड में अलग अलग दुकानदार अलग अलग रेट देता है, तो गोल्ड में पॉसिबल होगा। भाई एक मिनट में समझा देता हूं। आर्बिट्राजर का लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सबसे बड़ा दुश्मन होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। गोल्ड अगर आप खरीदने जाते हो, अगर मान लो रेट चल रही है 10,000 की, मैं ऐसे कोई भी आर्बिट्ररी फिगर ले रहा हूं, ठीक है, मुझे एक्चुअल में रेट्स भी नहीं मालूम क्या रेट चल रही है। मान लो गोल्ड की रेट चल रही है 10,000, तो आपको बता दूं मार्केट में बिहेवियर क्या होता है कि खरीदने जाओगे तो आपको 10,500 रुपए देने होंगे, और बेचने जाओगे तो 9,500 मिलेंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय तो ये रेट लगेगा, बाय रेट, और बेचने जाओगे तो ये सेल रेट है। अब ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में रेट इनएफिशिएंट है। ये 10,000 की जो बेस रेट है, कहीं पे ये रेट 9,800 की भी है। तो भाई ये 9,000 की 800 के ऊपर में भी रेट 10,300 एंड 9,300 होगा। तो रेट जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप यहां खरीद करके यहां बेच पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा।
ये इतना इजी नहीं है। जैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाता है ना सिचुएशन में, तब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टू डिफरेंट मार्केट्स आर डीलिंग विद टू डिफरेंट रेट्स, तो भी आप आर्बिट्राज गेन नहीं कर सकते। इट इज नॉट इजी। सो फॉर दोज हु जस्ट थॉट दैट दिस इज वेरी इजी, नो इट इज नॉट। ये सेम चीज आप फॉरेन करेंसी पे भी लागू कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी में मल्टीपल डीलर्स होते हैं, हर डीलर अलग अलग रेट देता है। गौर कर लेना, पॉसिबल है, हर डीलर अलग अलग रेट दे देता है, लेकिन फिर भी आप एक डीलर के यहां से डॉलर्स उठा करके दूसरे डीलर के बेच नहीं पाओगे इतने इजीली। जब आप वो करने जाओगे आप मरोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। रेट हो सकता है दोनों का अलग अलग आया, पर जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो रियल लाइफ में आर्बिट्राज करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आर्बिट्राज की सिचुएशन आमतौर पे इनएफिशिएंट मार्केट्स में पॉसिबल होती है। जैसे आज के जमाने में मे बी क्रिप्टोज में पॉसिबल हो सकता होगा, पर स्टॉक मार्केट में आर्बिट्राज करना वेरी डिफिकल्ट। आप एनएसई और बीएसई की अलग अलग रेट्स देखते होंगे स्टॉक की, कभी गौर किया होगा? एनएसई में अलग रेट है और बीएसई में अलग रेट है। कभी मन करता होगा बीएसई से उठा लेते हैं और एनएसई में बेच देते हैं, पॉसिबल नहीं है वो करना, क्योंकि शेयर खरीदते वक्त उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी, एसटीटी, कितना कुछ लग जाता है और बेचते वक्त भी लगता है। तो आप नेट नेट देखोगे, आपको फायदा नहीं होगा। समझो? सो आई अंडरस्टैंड आर्बिट्राज इज अ पर्पस of derivatives, but I'm also talking of realistic things that arbitrage is not a very easy job. Possible है दुनिया में आज भी आर्बिट्राज करना, इनएफिशिएंसी कहीं पे भी दिखे वहां आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट वेरी इजी टू डू। एंड इनएफिशिएंसी बहुत जल्दी एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसमें कंपटीशन रहता है, कहीं पे भी मार्केट इनएफिशिएंट है सब कूद पड़ते हैं उधर, तो इनएफिशिएंट मार्केट को एफिशिएंट बना देते हैं। कैसे बनाते हैं आपको अभी मैंने ये शो किया। टमाटर के दो अलग अलग भाव चल रहे थे, जो भाव कॉन्वर्ज होकर के सेम हो गए, जैसे ही सेम हो गए इनएफिशिएंसी खत्म हो गई मार्केट से, गेम ओवर। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो मैं आपको पूरे फाइनेंशियल मार्केट में कहां क्या होता है वो सब बता रहा हूं, लेकिन 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 अब बात आती है यहां डेरिवेटिव्स की क्या जरूरत है। व्हाई डू वी नीड डेरिवेटिव्स हियर? लेवा बेची तो हम कर ही सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं आप। कई मार्केट से जहां शॉर्ट सेल नहीं कर सकते आप, बैंड है। शॉर्ट सेल एक कॉन्सेप्ट है जो थियोरेटिकली स्टैंड करता है, मैं मानता हूं, बट इन मेनी मार्केट शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड। समझ रहे हो आप? तो ऐसे मार्केट्स में जहां शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, जहां शॉर्ट पोजीशन ले नहीं सकते, वहां पे डेरिवेटिव्स भी बचाता है आपको। डेरिवेटिव एज एन इंस्ट्रूमेंट आपको किसी भी चीज को शॉर्ट करने में ताकत देता है, और वो ताकत की वजह से ऑब्वियसली एक एडिशनल रिस्क तो आती है साथ में, बट एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अगर आपको आर्बिट्राज गेन करना है तो डेरिवेटिव्स की मदद से किया जा सकता है। सो नेट नेट बात बोलूं तो भाई डेरिवेटिव्स के तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपनी रिस्क को कम करना चाहते हैं, डन, हो सकता है। आप रिस्क लेकर के प्रॉफिट लॉस बनाना चाहते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड थर्ड, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, यू डोंट वांट टू वेट, मतलब वेट तो करना पड़ेगा, बट यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, बट यू वांट टू मेक मनी, यू कैन डू दैट इफ द मार्केट इज इनएफिशिएंट। डेरिवेटिव्स विल हेल्प यू डू दैट। ठीक है, अब अपने आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है टाइप्स ऑफ, या टाइप्स नहीं लिखाना चाहिए, मैं लिखाऊंगा मेजर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ऐसे बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाएंगे, तो मैं यहां लिखा रहा हूं मेजर टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। ये लिखना है दोस्तों, एग्जाम्पल्स में लिखने के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, पर ये लिखना आपको। मेजर टाइप में पहला आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है ऑप्शंस, चौथा है स्वैप, पांचवा है अदर्स, एक्सोटिक डेरिवेटिव्स होते हैं कुछ। एक्सोटिक होते हैं मतलब नाम में ही समझ में आ रहा है, एक्साइटिंग होते हैं कुछ। उसका एक एग्जांपल है स्वैप्शंस। स्वैप्शंस क्या होता है? स्वैप और ऑप्शन का मिला करके एक ब्लेंड करके प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं स्वैप्शन। नॉट इन अवर सिलेबस, कुछ भी नहीं है, थ्योरी में है।
तो है और भी चीजें हैं, बट प्राइमरीली हमको 4 चीजों के बारे में पढ़ना होता है। एक है फॉरवर्ड, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस और एक है स्वैप। एक एक करके इनको मैं अब थोड़ा थोड़ा खुल करके बात करने लगूंगा इसके ऊपर। अभी तक हमने जितनी बात करी उसके हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि खुद की कोई वैल्यू नहीं रखता है, वो डिपेंड करता है किसी और अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू पे। वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, फॉरेन करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सोना चांदी गेहूं किसी भी चीज पे सौदा करना है, सौदा पॉसिबल है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। इसके पर्पस बता दिए मैंने कि अगर आपको रिस्क लेके पैसा कमाना है पॉसिबल, आपको रिस्क कम करना है पॉसिबल, बिना रिस्क लिए पैसा कमाना है पॉसिबल। अब अपने बात करते हैं कि इसके मेजर टाइप्स क्या हैं। तो इसके मेजर टाइप्स हैं 4, जिसमें से फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स में से 2 के नाम ज्यादा पॉपुलर हो रखे हैं, और वो 2 के नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अपने इंडिया में भी जो वायदा बाजार है उसका नाम है FNO। F stands for futures, O stand for options। फिर से समझ लीजिए प्लीज, F stands for futures and O stands for options। So clearly futures and options कुछ तो इनमें स्पेशल है, और फॉरवर्ड और स्वैप में कुछ तो ऐसा है जो स्पेशल नहीं है। तो इनके बीच का जो भी फर्क है वो भी फर्क मैं आपके सामने रख रहा हूं। फर्क बताऊं क्या है, बता दूं। आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर आपको शेयर इशू हो जाए, मान लो आप एक किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, वो स्टार्टअप आज प्राइवेट लिमिटेड है, वो आपको शेयर इशू कर दिया, वर्सेस आप एक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो और वो आपको एक शेयर दे दिया, ईसॉप दे दिया। आपके हिसाब से कौन सा शेयर बेटर है? सुन लो, वापस समझ लो। एक स्टार्टअप कंपनी है, मान लो एड्यूटर्स, यार अपना ही एग्जांपल लेते हैं ना। मान लो एड्यूटर्स कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, मान लो नहीं है फिलहाल, लेकिन मान लो हो जाएगी आगे। तो एड्यूटर्स इज अ प्राइवेट लिमिटेड। आपको मैंने बोला दिल खुश होकर के, अरे जो इस सवाल को पहले बनाया उसको एक शेयर दूंगा मान लो मैंने आपको वो शेयर पकड़ा भी दिया, आपके नाम पर ट्रांसफर भी कर दिया। वर्सेस मैं आपको ये बोलूं जो इस सवाल को पहले बनाएगा उसको मैं दूंगा एक रिलायंस का शेयर, तो आप कौन सा शेयर लेना चाहोगे? सोचिए एक बार इसके बारे में। सर हम तो शेयर लेना चाहेंगे ऑफ रिलायंस, एड्यूटर्स का नहीं लेंगे सर। क्यों ऐसा, क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस का जो शेयर है सर, उसको बहुत इजी है बेचना। इट इज वेरी इजी टू सेल रिलायंस। आपने हमें शेयर दिया, हम हाथों हाथ NSE BSE पे कहीं पे भी जाके सिर्फ चलाएंगे, एक कौन लेगा, इतने में तो ले ही लेगा, इतना फास्ट वो सेल हो जाएगा। और आपका जो शेयर है एड्यूटर्स का, सर सच बताए तो एड्यूटर्स को नहीं जानता कोई, तो कैसे बिकेगा वो शेयर? और ऊपर से ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकता है, इसको हमको ओवर द काउंटर बेचना होगा। ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि भैया बैठाना पड़ेगा एक टेबल और ग्रे मार्केट में जाके चिल्लाना पड़ेगा, कोई लेता है क्या, कोई लेता है क्या, कोई लेता है क्या, कोई डीलर के साथ बेसिकली डील करना पड़ेगा। यही फर्क है बिटवीन फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, यही मेजर फर्क है। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं ये रेगुलेटेड स्पेस में काम करते हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे एक क्लियरिंग हाउस है, एक एक्सचेंज है जो ये सब काम आपके लिए कर रहा है। जाहिर सी बात है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको खरीदना है, इमीडिएटली खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि कोई बेचने बैठा है। जैसे सब लोग मिलकर के स्टॉक मार्केट में बैठे हैं खरीदने बेचने, तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में एक एक्सचेंज पे एक वॉल्यूम आती है और वो वॉल्यूम की वजह से लेना बेचना बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इसका मतलब एक्सचेंज पे बिकते हैं, और क्योंकि वो एक्सचेंज पे बिकते हैं उनका लेवा बेचा करना बहुत ज्यादा आसान है। उन्हीं के विपरीत फॉरवर्ड और स्वैप जो होते हैं ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, इनको आमतौर पे आपको खरीदने या बेचने के टाइम पे एक डीलर के साथ डील करना पड़ता है। इसके एग्जांपल्स ढेरों हैं आपके सामने सामने। आप घूमने गए थे थाईलैंड, उस समय आपने डॉलर्स खरीदे थे, याद करिए। अब कई बच्चे बोलेंगे हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो घर के बाहर नहीं निकले। अरे एक बार ऐसे इमेजिन कर लो ना यार, आप घूमने गए थाईलैंड और उस समय आपको चाहिए थे कुछ चुनिंदा डॉलर्स, मान लो $500 आपको चाहिए थे,
तो पापा ने बोला था वो चांदनी मार्केट में होता है, जाकर के वहां से करा ले। तो आप पहुंच गए थे, एक डीलर बैठा था, जो डीलर को आपने बोला $500 चाहिए, उसने बोला पैन कार्ड जमा करो, पैसा दो, हम आपको दे देंगे। पैन कार्ड जमा करना पड़ता है इन सब में। हाँ, शायद ऐसे भी होंगे जो बिना पैन कार्ड के काम करते होंगे, बट वो डीलर जो है वो ओवर द काउंटर है। आपको जो उसने डॉलर पकड़ाया, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सचेंज बैठा है ये काम करने के लिए। ये काम आप बैंक से भी कर सकते थे, कहीं से भी कर सकते थे, बट जिससे भी करोगे दैट विल बी एन इंडिविजुअल पार्टी दैट यू आर डीलिंग विथ। स्टॉक मार्केट में पता चलता है क्या कि जो शेयर आपने खरीदा, ये मेहता जी ने बेचा या शर्मा जी ने बेचा, पता चलता है इस बात का? नहीं, कुछ नहीं पता चलता है। कौन बेचा अपने को नहीं मालूम, अपने के पास आ गया ये अपने को मालूम है। तो ये खूबी है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में, कौन आपका काउंटर पार्टी आपको आइडिया ही नहीं है, पर यहां आपका कौन काउंटर पार्टी आपको ठीक आइडिया है। जैसे आपको CFA लेवल 1 के एनरोलमेंट के टाइम पे आपने अपनी बैंक से बात किया, तो यू नो ना किससे बात किया हुआ है, यू नो हु इज योर काउंटर पार्टी। तो वो सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होते, वो होते हैं ओवर द काउंटर, OTC बोलते हैं उसको हम, और वो फॉरवर्ड और स्वॉप्स होते हैं। और FNO जिसको हम बोलते हैं वो सब होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये पहला फर्क आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो दोनों हैं ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड, और ये जो हैं ये होते हैं OTC, ओवर द काउंटर। ये सिर्फ थ्योरी के लिए रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट एक फर्क करवा दिया शुरुआत में ताकि आप समझें कि हाँ इनके बीच का फर्क क्या है। दूसरा, फॉरवर्ड और फ्यूचर एक जैसे से इंस्ट्रूमेंट्स है, पर ऑप्शंस और स्वॉप्स बहुत अलग है। ठीक है, सो फॉरवर्ड और फ्यूचर एक जैसे ऑप्शन है, और ऑप्शन और स्वॉप बहुत ज्यादा अलग है। मैं इनके बहुत बचकाने एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख जाएं। सबसे पहले फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों को इकट्ठे समझा रहा हूं, बाद में इनका फर्क करके अलग भी कर देंगे इसको, पर एक बार इजीली सीधा सीधा समझाता हूं। जो हमने शुरुआत में टाइटन का एग्जांपल लिया था, याद है? टाइटन के एग्जांपल में हमने गोल्ड का एक रेट निकलवाया था, याद आ रहा है? वो रेट हमने निकलवाया था, तो टाइटन ने डील किया था विथ वुम, उसने डील किया था विद अ कंपनी, उस कंपनी का नाम था AB गोल्ड। इस तरह के अरेंजमेंट में, जो इनके बीच का अरेंजमेंट था, इसमें आपने रेट को फिक्स कर दिया, आपने इसको रेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे ही रेट फिक्स हो गई तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कमिटमेंट। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कमिटमेंट। एंड जाहिर सी बात है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को छोटी भाषा में कहते हैं फॉरवर्ड। पर यहां पे काउंटर पार्टी आइडेंटिफाइड है। यही सेम काम टाइटन काउंटर पार्टी से नहीं करके अगर सीधा FNO मार्केट में जाकर के गोल्ड के सौदे खरीद लेता तो वो भी पॉसिबल था। वो काम अगर वो करता तो वो फ्यूचर्स के थ्रू कर देता, और कोई फर्क नहीं है, काम एक ही हो रहा है। आपने एक कमोडिटी पकड़ी, उस कमोडिटी की फ्यूचर में आपको रेट चाहिए, लेकिन पुख्ता रेट चाहिए, जो रेट है एकदम फाइनल, हमको आगे पीछे नहीं चाहिए। अगर ऐसी रेट के लिए आप केयर कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने रिस्क को खत्म करना चाहते हैं, गो टू द फॉरवर्ड मार्केट और टू द फ्यूचर्स मार्केट। फॉरवर्ड का कोई मार्केट नहीं होता, पर गेट इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आइए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो लिख लेते हैं। लिखिए प्लीज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। an agreement to buy या sell an underlying asset, an underlying asset at a specified price on a specified date in the future। तो प्राइस स्पेसिफाई आज हो गया, और सेटलमेंट भी फ्यूचर में होगा, सेटलमेंट होगा फ्यूचर में।
एक स्पेसिफाइड डेट पे, लेकिन ये अग्रीमेंट आज हो गया और प्राइस भी आज तय हो चुका है, ठीक है। इसमें आप लिख लो दैट इज प्राइस इज सेट टुडे बट सेटलमेंट विल बी डन लेटर। अब आप अपना बैंक वाला एग्जाम्पल सोच लो। आप बैंक से जाके जब बात किए थे कि मेरे को $1 का कितना लगेगा, मेरे को 6 महीने बाद चाहिए, तो आपने उसको ये बोल दिया था आपको क्या लगेगा, डॉलर लगेगा, तो डॉलर वॉज द अंडरलाइंग एसेट। आपने उसको ये बोल दिया था कि बता दो क्या प्राइस लगेगा, तो उसने आपको प्राइस बोल दिया था, दैट वाज द स्पेसिफाइड प्राइस। आपने उसको बोला था मेरे को 6 महीने बाद लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, वो उसने भी अग्री कर दिया। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इधर क्या होता है, इधर में प्राइस लॉक हो जाता है, प्राइस बढ़ गया घट गया कुछ भी होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को अदा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आप ये चीज लिख सकते हो, हियर द प्राइस is locked regardless of future events. Here the price is locked regardless of future events. फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तुम्हारा प्राइस लॉक हो गया है। यहां पे एग्जाम्पल लिख लो, going to SBI and agreeing to buy 1,000 या $10,000 at the rate 102 per dollar in 6 months time. In 6 months time. After 6 months, एक्चुअल रेट हो गया 110 या फिर एक्चुअल रेट हो गया 95 पर डॉलर, कुछ भी हो गया, बट द सेटलमेंट will be done at the rate ₹102 per dollar। मतलब आगे प्राइस बढ़े या प्राइस घटे उससे लेना देना नहीं है, आपने तय कर लिया था 102 रुपए पे 102 पे, तो ये सेटलमेंट 102 पे ही होगा। फुल कमिटमेंट है यहाँ पे, कमिटमेंट हो गया, और कमिटमेंट होने के बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। नेक्स्ट लिखिए फ्यूचर्स, नेक्स्ट लिखिए फ्यूचर्स। Futures are similar to forward but are exchange traded। बाद बाकी फर्क हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना सा हमने लिख लिया कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड के जैसा ही होता है बट वो एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। ऑब्वियसली यही इसकी खास बात है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शंस इज ट्रिकी, मजा बहुत आएगा सुनने में, पर ये लेयर पे लेयर बहुत ज्यादा है इसमें,
तो थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी तीसरी क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज जो मैं बोलूंगा वो भी समझ में आएगा, पर दूसरी तीसरी क्लास में समझ में कब आएगा पता, मेरे समझाने के बाद आएगा। बहुत चीजें हैं, मजा आएगा। लेकिन ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने वो डॉलर वाला एग्जाम्पल जो है ना, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ऐसा चलेगा क्या तुम लोग को कि तुम गए बैंक के पास में, बैंक को जाके बोला मेरे को $10,000 चाहिए। कितना चाहिए? $10,000 चाहिए। ठीक है, रेट 102 का होगा। कितने का रेट होगा? 102 का होगा। लेकिन सुन लो, लेकिन सुन लो, अगर 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 डॉलर का एक्चुअल भाव 102 के नीचे हुआ तो मेरा ये समझ लेना हम लोग के बीच में कोई बात ही नहीं हुआ। और अगर 102 के ऊपर चला गया डॉलर तो हम आएगा और हम 102 में ही लेगा। बात समझ में आ रही है? समझो समझो, हाँ मस्त एग्रीमेंट हो रहा है। अग्रीमेंट क्या हो रहा है? तुम गए बैंक के पास में, बैंक वाले को बोला कि मेरे को डॉलर चाहिए, वो बोला 102 रुपीज करके लगेगा, 6 मंथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला बढ़िया, लेकिन मेरा और शर्त भी है। मेरा शर्त है 102 के नीचे गया तो अपना बीच में कोई बात नहीं है, और 102 के ऊपर गया तो मैं आऊंगा और 102 में ही लूंगा। आपको क्या लगता है बैंक वाला आपको क्या बोलेगा? आप जैसी बात कर रहे हो, बैंक वाला क्या बोलेगा? कोई बच्चा लिख रहा है नहीं गाली नहीं दे सकते। अरे रुक भाई, बैंक वाला गाली क्यों देगा? बैंक वाला बोलेगा इसमें भी पैसा बना सकते हैं अपने। कैसे? मैं बताता हूं कैसे बने आप, ऐसा मैं बताता हूं। सिचुएशन समझो। मान लो ये एक बैंक है, मान लो दिस इज यू। तुमको बैंक से लेना है $10,000। तुमने रेट तय कर ली कि 100 में ही लोगे, बट एट द सेम टाइम यू वांट कि 100 के नीचे जाने पे तुम नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट, 100 के ऊपर गया तो तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे। और रेट मतलब अदा करोगे, समझो। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम एनीवेज कर रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट करने का जो शर्त है वो ये है दैट इफ रूपी बाय डॉलर is greater than 102, then contract is valid. If rupee by dollar is less than 102, contract is invalid. और जाहिर सी बात है, अरे भाई बाजार में अगर सस्ता मिल रहा है तो तुम क्यों 102 रुपए लेकर दे करके खरीदोगे? तो यू वॉन्ट टू बाय $10,000, रेट कोटेड इज 100, सॉरी 100 की रेट है 100। ठीक है, तो आपको ऐसा काम करना है। बैंक वाला बोलेगा बहुत सिंपल, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बैंक वाला आऊंगा तो मैं बोलूंगा कर लो कोई बात नहीं। आप बोलेंगे सर आपका नुकसान है इसमें, मतलब वो एक तरह से अजर अमर बनना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है हम सिर्फ जीतेंगे। आपको आपका छोटा भाई बहन याद नहीं आ रहा है? आना ही चाहिए ना भाई। गेम खेल रहे हैं, वो बोल रहा नहीं हम सिर्फ जीतेगा, हारने पे तो रोने लग जाता है। एग्जैक्टली, हारने पे रो देगा। वैसे ही आप हो, अभी आप बैंक के पास जाके बोल रहे हो हम हारेंगे नहीं हम सिर्फ जीतेंगे, हमको अजर अमर होने का वरदान दीजिए। बैंक वाला दे देगा क्या? बैंक वाला बोलेगा ठीक है साहब सुनो, आपका एक्सपोजर कितने का है? 100 रुपए इंटू 10,000, तो ये 10 लाख का एक्सपोजर हो गया ना। बैंक वाला बोलेगा कुछ नहीं करना है साहब, आप ना हमको सिर्फ 10 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, 10 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आप हमको एक प्रीमियम भर दो। प्रीमियम भर दो का मतलब क्या है? प्रीमियम भर दो का मतलब यह है कि बैंक वाला बोल रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का मैं एक फीस लूंगा। आप उसे प्रीमियम कहो या फीस बोलो, एक ही बात है, टेक्निकल वर्ड प्रीमियम है इसका। तो बैंक वाला बोलता है एक प्रीमियम भर दो, आपको $10,000 का कॉन्ट्रैक्ट करना है, आप 10 रुपए करके प्रीमियम भर दो, यानी 1 लाख रुपए मुझे दे दो। मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन करने के लिए रेडी हूं जिस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ आपका फायदा होगा और मेरा फायदा हो ही नहीं सकता। आप भी आश्चर्य में आ जाएंगे कि ये बैंक क्या बोल रहा है। बैंक बहुत सोच समझ के बोल रहा है। बैंक ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, उसको लगता है कि डॉलर 110 भी क्रॉस नहीं करेगा। समझो मेरी बात, उसको ऐसा लगता है कि डॉलर 110 भी क्रॉस नहीं करेगा। और इसी कॉन्फिडेंस में बैंक वाला क्या किया? बैंक वाला आपको बोला कि तुम भाई मेरे को 10 रुपए करके पर डॉलर पे पैसा भर दे शुरुआत में,
अगर प्राइस बढ़ भी गया तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को कर दूंगा, और घट गया तो तुम बताना मेरे पास में। और बैंक वाला ऐसा सोचता है कि अगर 110 के ऊपर नहीं गया, नीचे ही चला गया, तो भी तो अपने 1 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे, क्योंकि नीचे जाने पे तो तुम आओगे ही नहीं हमारे पास। इफ डॉलर एक्चुअली गोज डाउन, तो आप तो आओगे नहीं ना बैंकर के पास में कि हम तो 100 में खरीदने वाले थे, अरे तो बाजार में तो 90 में मिल रहा है, तुम क्यों 100 में खरीदने आ रहे हो। तो नीचे में तो तुम ऐसे भी नहीं आएगा, ऊपर में तुम आता तो हम तुमसे पहले ही पैसा लेके ही रखा है। अब आप जाहिर सी बात है ये बोलेंगे कि सर बैंक वाला रिस्क तो ले रहा है। बैंक वाला क्या कर रहा है, बैंक वाला अगर प्राइस 120 हो जाए तो बैंक वाला फंसेगा, क्योंकि बैंक वाला तुमसे 10 रुपया करके लिया शुरुआत में प्रीमियम, पर चुकाना पड़ जाएगा 20 रुपीज करके पर डॉलर, तो बैंक वाला तो इसमें मर जाएगा ना। बात सही है, बैंक वाला इसमें फंस सकता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग मनी हियर एज वेल, बट एक ऑप्शन इस तरह का बैंक देगा, आपको जरूर देगा। बैंक विल गिव यू एन ऑप्शन लाइक दैट। अब उसके पीछे भी कई कहानियां हैं, मैं वो कहानियां रखना नहीं चाहता आपके सामने। बैंक अपने एक्सपोजर को भी खुला नहीं रख सकता, आरबीआई की गाइडलाइंस है। तो बैंक वाला और किसी इंटर बैंक मार्केट में जाकर के अपनी पोजीशन को नलिफाई कर देगा। यानी ये एक्सपेक्टेड टू सप्लाई $10,000 है, तो ये यहां पे सिमिलरली एक्सपेक्टेड टू बाय कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा ऑफ $10,000। कल को आप मांगने आए तो ये यहां से खरीद करके आपको दे देगा, इसको यहां पे थोड़ा सस्ता रेट मिल जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको इंश्योरेंस की दुनिया में कहते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको दी और फिर वो और किसी इंश्योरेंस कंपनी को आपका कॉन्ट्रैक्ट बेच दी, एकदम पॉसिबल होता है। समझो, मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है। मान लो आपने मेरी कंपनी के साथ इंश्योरेंस किया, मेरी कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि कल को आपका कोई क्लेम आ गया तो हम चुका पाएंगे। तो हमने क्या किया, आपसे प्रीमियम लिया 20,000 रुपए का। हमारी कंपनी छोटी है पर आपको हमसे ही लेना था, तो हम क्या करें, तो हमने 20,000 रुपए का प्रीमियम आपसे लिया। हम एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे जिस कंपनी के पास में भयंकर पैसा है, उनके पास क्लेम भी आ गया तो उनको टेंशन नहीं है। हम उनको 19,000 रुपए का प्रीमियम दे देंगे कि आप ले लो, आप उसको इंश्योर कर दोगे। वो बोलेगा हाँ हम कर देगा इंश्योर। तो वो आपको इंश्योर कर दे रहा, आप क्लेम करोगे तो मेरे से करोगे, और मैं क्लेम पास कर दूंगा बड़ी वाली इंश्योरेंस कंपनी पे। बीच में 1,000 रुपए मैं रख लिया अपना। सेम ऐसे बैंक्स भी करती है। ठीक है, बैंक्स क्या करेगी, अगर आपने इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन इनके साथ किया तो वो डेफिनेटली इसका पीछे से ट्रांजैक्शन सेटल करके रखेगी। पर ये ट्रांजैक्शन अब हो रहा है तो इसमें भाषा क्या लिखी हुई रहेगी, एक बार इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पहले तो एग्जांपल लिखते हैं। पहले एग्जांपल, अग्रीमेंट एंटर्ड बाय यू। जो आपने अग्रीमेंट में एंटर किया उसमें भाषा क्या लिखी हुई है, उसमें भाषा लिखी हुई है राइट टू बाय $10,000 at the rate 100 rupees per dollar, at the rate 100 rupees per dollar after 6 months. Premium paid is equal to rupees 1 lakh. इसी तरह बैंक का भी एक अग्रीमेंट बना है। बैंक के अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, अग्रीमेंट एंटर्ड बाय बैंक। बैंक के अग्रीमेंट में लिखा हुआ है ऑब्लिगेटेड टू सेल $10,000 at the rate rupees 100 per dollar after 6 months. Premium received rupees 1 lakh. यहां पे इस बात पे बस गौर करना, दोनों के लैंग्वेज में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि एक के लिए लिखा है राइट और एक के लिए लिखा है ऑब्लिगेटेड। दोनों में बहुत फर्क है, समझना।
राइट का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकार, अधिकार, अधिकार। और ऑब्लिगेटेड का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता। ज्यादा हो गया थोड़ा हिंदी, है ना? ऑब्लिगेटेड का मतलब हो गया दैट यू आर लायबल टू स्टिक टू योर प्रॉमिस। एंड राइट का मतलब हो गया दैट यू हैव द ऑप्शन टू स्टिक टू योर प्रॉमिस, you may not stick to your promise. Nobody can come and question you because you have the right. But when you are obligated, your counterparty can come and can question you. यही रीजन है कि शुरुआत में जो प्रीमियम दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो देता है ना, वो अपना रौब झाड़ता है, उसको फैसिलिटी मिलता है, और जो लेता है वो फैसिलिटी देता है। अब सिचुएशन क्या हो रहा है समझो। सिचुएशन ये हो रहा है कि कल को आपने ऐसा एक अरेंजमेंट ऑलरेडी साइन कर दिया बैंक के साथ, $10,000 की बात है। आफ्टर 6 मंथ्स डॉलर का रेट 130 पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 130। तो आप बैंक के साथ जो बात किए थे उसमें क्या था? राइट टू बाय, यानी आपका अधिकार है। आप $10,000 खरीद सकते हो। किस रेट पे? 100 रुपीज की रेट पे। बाजार में भाव क्या चल रहा है? 130। तो भाई 130 का बाजार में भाव है, बैंक को हम पहले ही बात करके रखा था 100 में लेगा, तो आई विल गो टू द बैंक एंड मैं उसको बोलूंगा चल अब अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर। आई हैव द राइट टू टेल हिम कि क्या करना है। एंड बैंक इज ऑल्सो ऑब्लिगेटेड कि हाँ साहब आपने बोला था, अपनी बात हुई थी, हम दे रहे आपको पैसा। तो हम पैसा पकड़ाएगा 100 रुपीज के हिसाब से, वो मेरे को $10,000 देगा, जो भी पैसा बनता है 10 लाख रुपीज मैं दूंगा, $10,000 मिलेगा। और मैं चाहूं तो इमीडिएटली उस डॉलर को उसी बैंक में पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर मैं जाके उसको ही बोल सकता हूं कि देख भाई तेरे को, तू मान लिया ना तू हार गया, बोले हाँ मान लिया हार गया, तो एक काम कर मेरे को 30 रुपीज करके तू पहले ही दे दे, ऐसे ही दे दे। तो वो कैसे हो सकता है? पॉसिबल है। बैंक वाला मान लेगा कि हाँ भाई रेट क्या पहुंच गया? रेट पहुंच गया 130। तो बैंक वाला बोलेगा ठीक है यार 100 में अपना बात हुआ था, अभी रेट चल रहा है 130, तो तुम $10,000 पे जो बनता है वो एक बार में ले ले, तू तेरे को डॉलर वॉलर हम नहीं देगा। तो इसको हम कहते हैं कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं, वो फिजिकल सेटलमेंट के नहीं होते। ठीक है, आप अगर जस्ट इन केस सोच रहे थे कि हम जाएगा 10 लाख रुपए वहां पटकेगा और वो मेरे को डॉलर देगा, हम बैग भरेगा और आएगा, ऐसा नहीं होगा। हम बैंक में जाके सिर्फ इतना रिमाइंड करेगा कि याद है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ याद है, तो वो हिसाब लगाएगा कि हाँ 100 में अपना बात हुआ, आज की रेट पे रेट चल रहा है 130, तो वो उस हिसाब से जो भी सेटलमेंट बनता है करके दे देगा। पर उल्टा हो गया तो रेट चला गया 90 रुपीज मान लो, तो 90 हुआ है। सोचो आज रेट है और आज 6 महीने कंप्लीट हो गए, आप कोई कारण से बैंक में गए, तो ब्रांच मैनेजर आकर के बोल रहा है सर अपना बात हुआ था। सर क्या बात है सर? अपना बात हुआ था, आप 100 रुपए पर डॉलर पैसा देने वाले थे, कब देंगे? तो आप जाकर के बैंक मैनेजर को बोल सकते हो कि ये भाई बैठ बैठ बैठ, क्या बोल रहे थे तुम राइट नहीं रखते हो ये बोलने का, तुम ऑब्लिगेटेड हो। ऑब्लिगेटेड का मतलब ये होता है कि हम बोले तुमको अगर अदा करने को तो तुमको करना पड़ेगा, पर तुम चला के नहीं बोल सकता हमको। समझ में आई बात? बैंक के अग्रीमेंट में राइट वर्ड मेंशन्ड नहीं है, बैंक के अग्रीमेंट में लिखा हुआ है ऑब्लिगेटेड, मतलब वो सिर्फ कर सकता है, अगर उसको बोला गया तो वो करेगा। पर इतनी बुद्धि तो तुमको भी है, जब बाजार में 90 रुपीज में तुमको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, $1 मिल रहा है, तुम बैंक में जाके क्यों 100 रुपीज देगा? जाहिर सी बात है तुम देगा ही नहीं, तुम भूल चुका है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब कई लोग इतने बनिए हैं, वो बोलेंगे 1 लाख रुपया जो शुरुआत में लग गया उसका क्या, वो तुम्हारा नुकसान है। भाई बनिए बन रहे हो तुम, और बनिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो नुकसान भी होता है। ठीक है, तो यस आप कुछ सोच करके ये अग्रीमेंट किए थे बैंक के साथ, फॉर सम रीजन ये अग्रीमेंट बैकफायर कर गया, होता है नुकसान हो गया, 1 लाख रुपया लग गया। समझ में आई बात? पर क्या इस तरह का अग्रीमेंट करना पॉसिबल है? देन द आंसर इज यस। इस तरह के अग्रीमेंट को हम कहते हैं ऑप्शन, और इसका नाम ऑप्शन क्यों पड़ा अब आपको क्लियर भी हो गया होगा। द बायर हैज द ऑप्शन टू एक्सरसाइज और टू नॉट एक्सरसाइज। बायर के पास में एक ऑप्शन है, हां बोलूं कि ना बोलूं, उसके पास ऑप्शन है। सेलर के पास नहीं है, मैं मानता हूं। तो यहां जो बैंक था वो एक सेलर था, तो वो ऑब्लिगेटेड था।
लेकिन जो बायर था वो था जो प्रीमियम भरा था। प्रीमियम भरने वाले के पास राइट आ जाती है। क्या आती है? राइट। सर एक और एग्जांपल दो इसका। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने एक आईफोन खरीदा। आईफोन खरीदा 1,50,000 का, परचेस्ड टुडे। परचेस्ड टुडे। अब इतना महंगा जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पीछे लगी जाते हैं ये रीसेलर्स। ये बोलते हैं सर, सर आप तो सर अश्योर्ड रीसेल वैल्यू वाला एक हमारा पॉलिसी चल रहा है, आप वो करवा लो। हमने भी पूछ लिया क्या होता है बता। तो उसने बोला सर नथिंग, आप आज 5,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दो, फीस लग जाएगी, एंड इससे हम आपको अश्योर्ड रीसेल दे देंगे आफ्टर 2 years। कितने में रीसेल हो जाएगा? रीसेल हो जाएगा 40,000 रुपीज में। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान। ये गुड क्यों है सर? गुड क्यों है? गुड इसलिए है कि 1,50,000 में अगर आपने आईफोन लिया और कल को 2 साल के बाद या 2 साल के दौरान ये आईफोन पूरा ही बंद हो गया तो? सर आईफोन इतना जल्दी बंद नहीं होता है। आपने कर दिया तो? स्क्रीन तोड़ दी, बैटरी खराब हो गई, मुड़ मुड़ा गया, कुछ भी हो गया, अब सिर्फ वो आईफोन देखने में ही दिख रहा है एकदम पत्थर जैसा हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो ये पॉलिसी ऐसे तो काम की है। क्योंकि एक ऐसा आईफोन जो बहुत ही बुरी स्टेट में है, फिजिकल डैमेज हुआ है, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, चल ही नहीं रहा है, वैसा 40,000 रुपए में बाजार में तो नहीं बिकेगा। इट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर 40,000 इन द मार्केट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज एन आईफोन। सो उस पॉइंट पे ये प्रीमियम भरा हुआ आपके काम आ जाएगा। आपने ये पॉलिसी करा ली थी, तो ये पॉलिसी कराने की वजह से आपको अश्योर्ड रीसेल मिल गया। बट उल्टा भी तो हो सकता है भाई। आपने आईफोन इतना संभाल के रखा कि 2 साल बाद मार्केट में उसका रेट चल रहा है 80,000 रुपीज। लोग उसको देख के बोल रहे हैं हाँ इसका 80,000 मिल जाएगा आपको, एंड यू आर लाइक हैं क्या बोल रहे हो, इतना संभाल के रख दिया आपने। तो ऐसे फोन का जिसमें 80,000 आपको बाजार में मिल सकता है, आप क्यों जाओगे उस रीसेलर के पास में 40,000 में अपने फोन को बेचने? तो ये भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है। 5,000 रुपीज का आप शुरुआत में एक फीस भर रहे हो, इसको भूल जाओ, देते ही भूल जाओ। अगर आपको चाहिए राइट तो ये देना पड़ेगा आपको। तो आप जैसे ये फीस देते हो तो यू गेट राइट टू रीसेल योर फोन at the rate ₹40,000 after 2 years। अच्छा, इसकी भाषा पे एक फर्क भी नोटिस करना। क्या इसकी भाषा मैंने लिखी फॉरवर्ड जैसी? फॉरवर्ड में अगर होता तो इसकी भाषा होती अग्रीइंग टू रीसेल। ये अग्रीइंग टू रीसेल होता है मैंडेटरी क्लॉज। ये हो गया मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा। पर ये जैसे ही राइट वर्ड आ गया तभी क्या हो गया? तभी हो गया भैया कि ये अब आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी, बेसिकली ऑप्शनल हो गया आपके लिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्शन। एंड ऑब्वियसली आपको फ्री में राइट कोई देगा नहीं, इसलिए आपसे प्रीमियम वसूला जा रहा है। nobody will take this if there is no premium involved। बेसिकली कोई भी ऐसा रीसेलर आपको ऐसा रीअश्योर्ड बेनिफिट नहीं देगा अगर इसमें कोई प्रीमियम उसको मिलेगा नहीं। तो वो प्रीमियम ही इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आप इतना संभाल के रखोगे कि 40,000 से ऊपर ही बिकेगा फोन बाजार में। तो उसको पता है ये बात का कि आईफोन लिया है, ये पक्का इसको रखेगा और इसका 2 साल बाद आईफोन का वैल्यू 40,000 पक्का रहेगा। तो वो इस बिलीफ से ही आपको 5,000 रुपए का और चेप दिया, तो आपने खरीद लिया। और कई ऐसे लोग आते हैं जो हत्ते चढ़ जाते हैं, 5,000 रुपए इसका चुकाते हैं और आईफोन ऐसी बुरी स्थिति में यूज करेंगे कि लास्ट में उसका 40,000 बनता ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही थाली सिस्टम है भाई। तुम थाली के लिए 200 रुपए दे रहे हो, कोई अनलिमिटेड थाली है मान लो, तो कई ऐसे लोग पहुंचते हैं जो अनलिमिटेड के नाम पे बाप रे क्या खा जाते हैं, 4-5 लोगों का खाना खा जाते हैं। तो वो कभी कभार आते हैं, उनके हत्ते चढ़ जाते हैं, ठीक है। पर इन मोस्ट केसेस कम खाने वाले लोग आते हैं, इसीलिए उनका वो पूरा व्यवस्था चल रहा है। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपके लिए ऑप्शंस का पूरा सिचुएशन समझाना।
इन सब चीजों को अभी हमने खुल करके समझा नहीं, ना हमने इसको एक्सप्लोर किया है। मैंने कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया बिकॉज अभी करने का मन भी नहीं था। एक लास्ट स्वैप समझाऊंगा, पर स्वैप को भी कैसा समझाऊंगा, एकदम बचकाना समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल में नहीं घुसेंगे, या घुस भी सकते हैं, देख लेते हैं। स्वैप है बहुत सिंपल सा, अपनी जो दीदी लोग हैं ना उन लोग को ठीक समझ में आ जाएगा। ये दीदी लोग का ना स्वैपिंग सिस्टम बहुत चलता है। ये दीदी लोग का स्वैपिंग सिस्टम बहुत चलता है, खुद बहुत स्वैप करती है। सर बहुत स्वैप करती है मतलब क्या होता है? स्वैप ये होता है कि इन लोग में ना भाईचारा एक अलग लेवल का है। लड़कों में तो अलग है ही, पर लड़कियों में एक थोड़ा अलग टाइप का भाईचारा है। इन लोग में स्वैपिंग इतनी फ्रीक्वेंट है कि मान लो इन लोगों को कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, तो दो दो दीदी लोग हैं साथ में पार्टी में जा रही है, तो एक दूसरे के ना, अरे इन लोग का स्कैनिंग सिस्टम भी बहुत पावरफुल होता है। अपने लड़के लोग को ना कुछ ही नहीं याद है। अपने लड़के लोगों को दूसरा लड़का ना आज कौन सा कलर का टी शर्ट पहना था ये याद नहीं है। अपने साथ था, 6 घंटा अपने साथ था, वो निकल गया, फिर कोई पूछा आज क्या पहना था वो, तो अपने सोचने लग जाते हैं क्या पहना था यार, क्या पहना था। और ये लड़कियों लोग का इतना गजब का स्कैनिंग है कि 3 महीने पहले उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी पता है इन लोग को। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, ये लड़कियों में क्या होता है, ये लोग जब पार्टी में जा रही है ना, तो पार्टी में जाने वक्त जैसे मिली किसी से, अरे श्रेया कैसी है, ये वो फटाक से स्कैन कर लिया और देखा इसका जो चप्पल पहनी है ये, या जो भी सैंडल बोलते हो आप, ये अगर मैं पहनूं तो मस्त मैच हो जाए मेरा, मेरे आउटफिट के साथ मेरा वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका वाला अच्छा लगेगा। और फिर खुद को भी स्कैन कर लिया और देखा मेरा वाला सैंडल अगर ये पहन ले तो यार इसका भी आउटफिट एकदम मस्त हो जाएगा। और ये लोग आपस में क्या करेगा, बोलेगा अरे सुनना तू मेरा पहन ले मैं तेरा पहन लेती हूँ। और एग्जैक्टली दोनों का मन मिल गया, दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज करके पार्टी में गए, पार्टी एंजॉय किया, पार्टी से निकल करके वापस एक्सचेंज कर लिया। समझ में आया? इसे कहते हैं स्वैपिंग। ठीक है, अब मुझे पता है लड़के आ जाएंगे होशियारी में, वो अरे आप बोलो सर, हम लोग जो बोलेंगे वो स्वैप कर देंगे। मेरे को पता है तुम लोग की शॉपिंग एक अलग लेवल पे है, पर तुम इतना बुद्धि नहीं लगाते। ठीक है, तुमको मांगा भाई तेरा फोन दे दो, तुम फोन दे देगा, है ना, ऐसा है। तो अपने बुद्धि नहीं लगाते, पर ये लोग बुद्धि लगा के शॉपिंग करते हैं। ये फर्क समझा रहा हूं। तो हम लोग तो कैसे भी कर लेते हैं, पर लड़कियां बुद्धि लगाती है, और वही बुद्धि लगाने वाला काम अपने को समझना है स्वैप में होगा कैसे, क्यों करना है, ये बदल अदला बदली करना जरूरी है क्या। ठीक है ना, तो वो कैसे होगा समझिए। और ये घर पे चलता है भाई। अब जो लोग लड़के लोग उछल करके बोल रहे हैं ना, अरे हम लोग तो बहुत आराम से स्वैप करते हैं, तुम अभी जिस उम्र में हो उसी उम्र में करते हो। ये शॉपिंग ना विद वक्त तुम्हारी चेंज होती जाएगी, लेकिन लड़कियों की नहीं होती है चेंज। सास बहू में बहुत इजीली अदला बदली हो जाती है, मम्मी जी ये सेट मैं पहन लूं क्या, हाँ पहन ले, ये तुम्हारी वाली मेरे को दे देना, हो जाता है। पर लड़कों में मजाल है तुम्हारा खरीदा हुआ जूता तुम्हारे पापा पहन ले। हाँ हाँ सर, रिलेट हो गया, रिलेट हो गया एकदम। तो भैया लड़कों में शॉपिंग नहीं समझाई जा सकती, लड़कियों में शॉपिंग ठीक हो जाती है। ठीक है ना, तो एकदम क्लियर हुआ ये सिचुएशन। अब इसको रियल लाइफ में कैसे समझे हम, बहुत सिंपल है। रियल लाइफ में समझना है अगर स्वैप को, अच्छा मैंने ना ऑप्शंस के बारे में लिखा है नहीं, ऑप्शन क्या होता है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मेरे को उससे काम हो जाएगा। मैं आपको स्वैप समझाता हूं थ्रू एन एग्जांपल। इनको डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। मान लो एक कंपनी है इंडिया में, अडानी एंटरप्राइज, सब जानते हैं इस कंपनी को। और एक कंपनी है अमेरिका में, टेस्ला। अब सब अडानी एंटरप्राइज की भी जानता है क्या सिचुएशन है। अडानी एंटरप्राइज को ऑफशोर यूएसए में एक प्रोजेक्ट करना है, और टेस्ला को इंडिया में आकर के गाड़ी बेचनी है, गाड़ी या जो भी ये लोग बेचे। अब यूएसए में अगर एक फैक्ट्री लगाना है तो अपने को चाहिए $100 मिलियन। कितने चाहिए, $100 मिलियन। और एक बार के लिए मैं रूपी बाई डॉलर को अगेन इजी अज्यूम कर रहा हूं, क्या, ₹100। और टेस्ला को इंडिया में एक फैक्ट्री बैठाना, मैन्युफैक्चरिंग करेगा ये इंडिया में, और इसको चाहिए 10,000 मिलियन रुपीस। 10,000 मिलियन रुपीस। तो अडानी गया यूएसए में एक बैंक के पास, बैंक वाला उसको ऊपर से नीचे देख करके बोलता है यू इंडियन, यस इंडियन, रेट विल बी, सुनो सुनो सुनो, अडानी को रेट लगा रहा है यूएसए में, बोलता है 3% इंटरेस्ट लगेगा, 3%। और टेस्ला आया इंडिया में
तो टेस्ला को देख करके बोल रहा है अरे अंग्रेज आ रहे हैं, ठीक है तेरे को रेट लगेगा 12%। ठीक है, दोनों जगह भैया रेसिज्म होती है एकदम मस्त। तो टेस्ला इंडिया में आया, एसबीआई में घुसा, इंडिया एसबीआई देख करके बोल रहा है, पहले तो ये बोला लंच ब्रेक है, फिर बोला नहीं तेरे को रेट लगेगा 12%। टेस्ला बोला भाई क्या रेट है, ये लोन अगर हम यूएस में लेता तो मेरे को 1% पे मिल जाता, और वही अडानी एंटरप्राइज वहां 3% में खुश तो हो रहा है, पर वहां उसको पता है कि यार ये 3% यूएस के स्टैंडर्ड से ज्यादा रेट है, इतना रेट नहीं लगना चाहिए। तो यहां पे गौतम अडानी ने यहां पे टेस्ला में कांटेक्ट बैठाया, और दोनों ने, इलॉन मस्क ने और इसने, दोनों ने आपस में मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि भाई एक काम करना, तुम डॉलर में लोन ले ले और हम रुपी में लोन ले लेता है। हम रुपी में लोन लेगा अगर इंडिया में, तो मेरे को 8% पे लोन मिल जाएगा, और तुम डॉलर में लेगा तो तुमको 1% पे मिल जाएगा। नेट नेट देखेंगे तो हमारा कॉस्ट, अगर हम अपना मनमानी करें तो हमारा कॉस्ट पड़े 12%, मेरे को रेट पड़े, तुमको रेट पड़े, और 3% मेरे को रेट पड़े, तो हमारा मनमानी करने से 15% का खर्चा आ रहा है दोनों का मिला करके। पर अगर हम स्वैपिंग कर लें, स्वैपिंग कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, तो रेट कितना पड़ेगा, तेरे को, मेरे को रेट पड़ेगा 8% और तेरे को रेट पड़ेगा 1%, तो सिर्फ 9% में काम हो जाएगा भाई, अपना 6% बच जाएगा भाई, 3 तू रख ले 3 मैं रख लूंगा भाई, ऐसे कुछ कर ले भाई, समझ लो सिचुएशन। तो ये लोग आपस में एक स्वैप करने के लिए अब इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि मेरे को वहां सस्ता तुम दिला सकते हो और तुमको यहां सस्ता मैं दिला सकता हूं, तो एक दूसरे के लिए ऐसा काम करते हैं। तो कर तो लेंगे, पर बिना स्वैप किए, बिना अग्रीमेंट किए ये काम होगा नहीं। तो अग्रीमेंट होगा, उसमें बाकायदा लिखा जाएगा स्वैप के क्या नियम है। तो स्वैप का पहला नियम ये होगा कि जैसे ही अडानी ने इंडिया में रुपी लोन ले लिया, तो उसको तो रुपीस चाहिए नहीं, अडानी को तो डॉलर्स चाहिए। तो अडानी उस पैसे को टेस्ला के कस्टोडियन बैंक को दे देगा, कि भाई मतलब बेसिकली टेस्ला को दे देगा कि टेस्ला को चाहिए ना, तो टेस्ला को ये ले, रुपीस दे दे इतना। और वैसे ही टेस्ला जो डॉलर में लोन लेगा, वो डॉलर के लोन को वो अडानी की वहां जो भी कंपनी होगी सब्सिडरी, वो उसमें ट्रांसफर करवा देगा। टेस्ला को इंडिया में रुपए मिल गए, अडानी को यूएस में डॉलर्स मिल गए। दोनों लंबा समय तक काम करेंगे, मान लो 10 साल तक काम किए, तो उस 10 साल के बीच में वक्त वक्त पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे अडानी ने रुपए में लोन ले लिया, तो उसको रुपए ही चुकाने इंटरेस्ट के लिए, तो वो टेस्ला को बोलेगा कि भाई तू रुपए मेरे को भेजा कर, तू रुपए मेरे को टाइम टू टाइम भेजा कर, ताकि हम अपना लोन का इंटरेस्ट चुका दें। और सिमिलरली टेस्ला बोलेगा अडानी को कि भाई तू डॉलर कमा रहा है ना वहां पे, तो तू भी मेरे को टाइम टू टाइम डॉलर भेजा कर। यानी उधर भी अदला बदली हो रही है। अडानी यूएस में डॉलर में कमा रहा है, तो वो डॉलर प्रोवाइड करेगा टेस्ला को, और टेस्ला इंडिया में रुपीस में कमा रहा है, तो वो रुपी प्रोवाइड करेगा अडानी को। दोनों अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी बैंक को इंटरेस्ट सर्विस करते जाएंगे। 10 साल बाद जब लोन चुकाने की बारी आएगी, तो अडानी इतना पैसा कमा चुका होगा डॉलर्स में कि वो जो लोन अमाउंट है, वो लोन अमाउंट पूरा का पूरा टेस्ला को दे देगा कि भाई तू अपना डॉलर लोन चुका दे। और सिमिलरली टेस्ला खूब पैसा बना लिया होगा इंडिया में, तो वो सारा पैसा इकट्ठा करके वो दे देगा अडानी को, और अडानी उस पैसे से रुपी का लोन वे ऑफ करा लेगा, जैसे सेटल कर लेगा। इस पूरे खेले में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि भैया ये तो इधर उधर स्वैपिंग हो रहा है। एग्जैक्टली इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्वैप। एक ले रहा है दूसरे को दे दे रहा है, दूसरा ले रहा है पहले को दे दे रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया आपको। तुम्हारा यहां पे पैसा बचेगा। क्या बचेगा? पैसा बचेगा। तुम खुद का मनमानी करने जाओगे तो तुमको इतना परसेंट लगेगा, दोनों में मिला के 15% लग रहा है। पर अगर तुम मनमानी नहीं करते हो, स्वैपिंग करते हो, तो तुम्हारा सिर्फ 9% में काम हो जाएगा। 6% का ओवरऑल सेविंग होगा अगर तुम ये स्वैप करने में इंटरेस्टेड हो तो। क्या ये स्वैप भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज यस, क्योंकि इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी अंडरलाइंग एसेट है ये लोन। ये लोन एक अंडरलाइंग एसेट है, या फिर फॉरेन करेंसी एक अंडरलाइंग एसेट है, तो जाहिर सी बात है उसको यहां पे यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो ये थे चारों तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में आज अपने को बात करनी थी। पहला था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट,
फॉरवर्ड फ्यूचर में इतना सा ही डिफरेंस था कि फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, यानी स्टॉक मार्केट जैसे वो ट्रेड होता है। ऑप्शंस था जो कि इंटरेस्टिंग था, उसमें आप चाहें तो सिर्फ अपनी डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपसाइड रिस्क को नहीं। दैट इज पॉसिबल। क्लियर? एंड तीसरा था क्या, मतलब आफ्टर ऑप्शंस क्या था, ऑप्शंस के बाद था स्वैप। और स्वैप में हमने ये पढ़ा कि इधर कुछ अदला बदली होती है। शुरुआत हमने दीदी लोग वाला एग्जांपल लिया, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स में भी पॉसिबल है इस तरह का एक अरेंजमेंट करना, और इसके एक्चुअल में बेनिफिट्स भी हैं इन द रियल वर्ल्ड। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी डेरिवेटिव का लेक्चर सिर्फ इस चीज को, इस पॉसिबिलिटी को आपको समझाने के लिए था कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये आर्टिफिशियल या फिर इमेजिनरी स्टफ नहीं है, इनका रियल वर्ल्ड में इंप्लीकेशन है। और बड़ी बड़ी कंपनियां हर रोज अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू सौदे ऐड कर रही है, सौदे आउट कर रही है। हर किसी को हर वक्त पे सौदा एंटर करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है। आप खुद सोचो, कोई एक्सपोर्टर है, उसने एक्सपोर्ट बिल बनाया डॉलर में, उसका तो धड़धड़ कांप रहा है ना वो, क्योंकि डॉलर कहीं पे भी जा सकता है। तो वो जैसे ही एक बड़ा बिल छोड़ता है, वो हाथों हाथ बैंक से जाकर के पहले ही उसका सेटलमेंट करवा लेता है, पहले ही रेट फिक्स कर लेता है कि भाई मेरे को रेट फिक्स कर दे। क्योंकि किसी को भी, चलो आप मैं मानता हूं आप पसंद कर रहे हो कि यार रेट बढ़ भी तो सकती है तो हमको फायदा हो जाएगा, बात सही है, पर हर कोई उस तरह से नहीं सोचता है कि मेरे को फायदा भी हो जाएगा। हर कोई ये सोचता है कि भाई रिस्क एलिमिनेट कर, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे को धंधा बढ़ाना होगा मैं अपना बढ़ा लूंगा, मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहता, तो तुम मेरा रिस्क हटा दे, मेरे को सिर्फ धंधा करने दे, मैं कर लूंगा। तो ये रिस्क हटाने का जो प्रोसेस है, हेजिंग का जो प्रोसेस है, ये डेरिवेटिव्स बहुत इजीली फुलफिल करते हैं, और अगली क्लास में हम इसको और फर्दर यहां से एक्सप्लोर करेंगे। आई होप टुडे वाज अ गुड क्लास दैट जनरेटेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इनटू योर माइंड्स। आपको डेरिवेटिव्स के बारे में अब पढ़ने का शायद थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा होगा, एंड इफ दैट इज हैपनिंग देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।